अगर फाइनेंस कॉस्ट को हटा दें तो गवर्नमेंट जितने पैसे कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट उससे कम पैसे खर्च हो रही है। तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि ओवरऑल पैसे कम प्रिंट हो रहे हैं। तो जितने कम पैसे प्रिंट होते हैं उतना ज्यादा इकोनॉमी कंट्रोल में रहती है। जब पैसे प्रिंट ज्यादा होते हैं, जो हमने 2017 में देखा, फिर हमने 22-23 में देखा, तो उससे अचानक से डिमांड बढ़ जाती है। गवर्नमेंट वो पैसे पंप कर रही होती है इकोनॉमी के अंदर, और उसकी वजह से फिर करंट अकाउंट डेफिसिट होना शुरू हो जाता है। अगर अभी पीकेआर डिवैल्यूएशन नहीं होती है, तो जब भी जंग खत्म होगी और ये ऑयल नीचे आएगा, तो ये इन्फ्लेशन इसी तरीके से रिवर्स भी हो जाएगी। लेकिन अभी तो देखें, किसी के हाथ में ही नहीं है ना। अभी तो ऑयल प्राइस पे डिपेंड करेगा। एक चीज जो हुकूमत ने बचा ली है वो ये है कि कोई रोलिंग ब्लैकआउट्स नहीं हुए हैं, कोई पेट्रोल शॉर्टेज नहीं हुई है। पाकिस्तान में 6-8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना गाड़ी है ना बाइक है। तो अगर आप किसी गाड़ी वाले को सब्सिडी दे रहे हो, आप टैक्स कलेक्शन और आगे का कर्जा ले रहे हो सबकी किताब के ऊपर, और आपने सब्सिडी दे दी अमीर आदमी को, तो दिस इज जनरली अ बैड आइडिया। एवरीवन अंडरस्टैंड्स। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के। फिर समझ, अब पहली दफा हुआ है कि पिछले 25 साल का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है स्टॉक मार्केट का, कि 20% का केगर बना हुआ है। प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ी स्लो हुई है, और नई जनरेशन को बहुत आसान लगता है फ़ोन पे स्टॉक बाय करना और फ़ोन पे स्टॉक सेल करना और फ़ौरन बेच देना और कैश आ जाना। कि अगर किसी के पास 10-20 लाख रुपए हैं, तो देखें, पहले तो आपको अपनी एज और रिस्क प्रोफाइल देखनी है, सही है। फिर आपको देखना है कि ये कितना लंबे अरसे के लिए आपको पैसे चाहिए। फिर आपको ये सोचना है आप इसके अंदर हर महीने ऐड करेंगे आगे या नहीं करेंगे, और आप मेंटली कितने रेडी हैं शॉक्स के लिए। जब जागो तब सवेरा, ये रामदेव अग्रवाल है, इंडिया इज प्रॉब्ली वन ऑफ इंडियाज बेस्ट इन्वेस्टर्स। तो वो कहते हैं जब जागो तब सवेरा। कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि जब जागो तब सवेरा। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम किजर भाई, वेलकम बैक। थैंक यू बड़ा यूसुफ टाइम हो भाई। गया है। इट्स लॉन्ग टाइम, यस। यूसुफ भाई, हाउस चेज सिक्योरिटीज डूइंग? कैसा चल रहा है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह खिजर भाई, बहुत अच्छा चल रहा है। 3-4 साल पुरानी कंपनी है, उसके हिसाब से जो कर लिया है, मेरा ख्याल है वो बहुत ज़बरदस्त एक जगह मार्केट में बन गई है। यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। पहली पॉडकास्ट बड़ी देर के बाद की थी मुस्तफ़ा भाई के साथ लास्ट वीक, और बहुत ज़्यादा जो ऑडियंस थे वो कह रहे थे यूसुफ भाई को लेके आएँ। मैंने सुनी पॉडकास्ट, मुझे पॉडकास्ट से ही पता चला कि अगले हफ्ते करना है ये। और पॉडकास्ट में जितने कमेंट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा, इवन के जो अभी यूट्यूब ने अपना एआई उसमें दिया हुआ है, एआई स्टूडियो, तो उसमें भी जो समरी आ रही थी वो कह रहे थे नेक्स्ट नेक्स्ट गेस्ट शुड बी यूसुफ भाई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सबका कि सब चाह रहे थे कि मैं आऊँ। यूसुफ भाई, सबसे पहले हम मैक्रोज पे बात करते हैं। मुस्तफ़ा भाई से भी हमने मैक्रोज पे बात की, दैट्स माय फेवरेट टॉपिक। अभी मैं एक ब्लॉग भी लिखता हूँ, पोर्टफोलियो 360 डॉट ऐप पे आप देख सकते हैं। सो उसमें एक डैशबोर्ड फॉलो करता हूँ जिसको मैं किसी ज़माने में पाकिस्तान प्रोफाइल का नाम देता था। अभी जस्ट आई से डैशबोर्ड, जिसमें 5-6 इंडिकेटर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्रोज। आप इस पूरे डैशबोर्ड को किस तरह देखते हैं, जिसमें आप क्रूड ऑयल देख लें, ब्रेंट ऑयल देख लें, फिर हमारी इन्फ्लेशन, रुपी और करंट अकाउंट डेफिसिट? सो हाउ डू यू सी पीकेआर एंड एवरीथिंग? लेकिन खजर भाई, हम लोग तो बहुत ज़्यादा मार्केट स्पेसिफिक होके और मैक्रोस किस तरीके से कंपनीज को इम्पैक्ट करेंगे वो ज़्यादा देख रहे होते हैं, और इकोनॉमी में स्पेसिफिकली ओवरऑल क्या हो रहा है वो कम देख रहे होते हैं। तो देखें, अभी हम एक स्टेबलाइजेशन पीरियड से गुजर रहे थे और गुजर रहे हैं अभी भी। मतलब ज़ाहिर है कुछ सिचुएशन वीक थी जिसकी वजह से हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट के पास बफर नहीं है, तो पेट्रोल भी फॉरेन पास ऑन करना पड़ गया। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि देखें, करंट अकाउंट 1 बिलियन जो लास्ट रीडिंग थी उसमें पॉजिटिव था। रेमिटेंसेस स्ट्रॉन्ग हैं, एक्सपोर्ट्स हमेशा से ही वीक हैं, इंपोर्ट्स कंट्रोल में हैं। और ये सब कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल साइड के ऊपर कंट्रोल में रह रही है। गवर्नमेंट पिछले 2 क्वार्टर से प्राइमरी सरप्लस कर रही है, जिसका मतलब यह है कि अगर फाइनेंस कॉस्ट को हटा दें तो गवर्नमेंट जितने पैसे कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट उससे कम पैसे खर्च हो रही है। तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि ओवरऑल पैसे कम प्रिंट हो रहे हैं। तो जितने कम पैसे प्रिंट होते हैं उतना ज़्यादा इकोनॉमी कंट्रोल में रहती है। जब पैसे प्रिंट ज़्यादा होते हैं, जो हमने 2017 में देखा, फिर हमने 22-23 में देखा, तो उससे अचानक से डिमांड बढ़ जाती है। गवर्नमेंट वो पैसे पंप कर रही होती है इकोनॉमी के अंदर, और उसकी वजह से फिर करंट अकाउंट डेफिसिट होना शुरू हो जाता है, जो फिर जब गवर्नमेंट रोकती है उसको, तो उसकी वजह से बहुत मैसिव एक साथ डिवैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो अभी अगर हम इस वक्त देखें,
तो इस वक्त चीज़ें आर स्टेबल, सही है। एक शॉक आ गया है एक्सटर्नल, जिसका गवर्नमेंट की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, और वो शौक था कि भाई ये अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और उसकी वजह से जो है वो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हुकूमत के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन वही था कि जो 2008 में किया था या जो 2022-23 में किया था वो हो जाए, कि हुकूमत पूरा लोड जो है वो टैक्स पेयर पे डाल दे, और टैक्स पेयर वो पैसे ना दे तो हुकूमत प्रिंट करके वो पैसे पूरे कर दे, और उसकी वजह से हम दोबारा एक क्राइसिस सिचुएशन में चले जाएं। तो एक दो हफ्ते तो हुकूमत ने रोकने की कोशिश की कि किसी तरीके से अगर ये जंग खत्म हो जाए तो हम थोड़ा सा ना बढ़ाएं और इसी तरीके से चलाएं, लेकिन एक दो हफ्ते के बाद जो है वो सही डिसीजन ले लिया गया, और अब टैक्सेस भी वापस नॉर्मल लेवल के ऊपर ले आए हैं। और ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखें, जब आप सब्सिडाइज कर रहे होते हैं पेट्रोल को, तो आप अमीर आदमी को ज़्यादा सब्सिडी दे रहे होते हैं और आप गरीब आदमी को कम सब्सिडी दे रहे होते हैं। तो अगर हुकूमत को सब्सिडी देनी भी है तो डायरेक्टली उन लोगों को दे जिनको एक्चुअली उसकी ज़रूरत है। वरना होता क्या है कि जो बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी चला रहा होता है, उसको वो ज़्यादा लीटर्स कंज्यूम करता है रोज़ पेट्रोल के, तो उसको ज़्यादा सब्सिडी मिल जाती है, और जो गरीब होता है उसको कम मिलती है। अगर कोई बाइक चलाता है और कोई पराडो चलाता है, तो पराडो वाले को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको ज़्यादा मिल जाएगी, तो वो अनफेयर भी कर देता है। तो अभी तक देखें, दो स्टेप्स बहुत अच्छे लिए गए, और एक तीसरी भी चीज़ हो रही है। तो एक स्टेप तो ये लिया गया कि उसको पास ऑन कर दिया, सही। अब उसका इम्पैक्ट आएगा, और कुछ इम्पैक्ट इस तरीके से आएगा कि इवन अगर टैक्सेस पूरे भी हों, पूरा जितना टैक्स पहले भी था उतना भी लगे रहे, तो क्योंकि थोड़ी सी डिमांड कम होगी तो थोड़ी सी टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। अब हुकूमत ने कहा यही है कि हम पीएचडीपी काटेंगे और वहां से पूरा करेंगे, लेकिन पीएचडीपी कटना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ज़ाहिर है आगे हम अगले 6 महीने साल में उसकी वजह से कुछ कंस्ट्रक्शन डिमांड में देख सकते हैं कि कुछ कमी हो, या जितनी जितनी बढ़ जानी चाहिए थी कंस्ट्रक्शन डिमांड इकोनॉमी स्टेबल होने के बाद, उतनी ना हो। लेकिन इस वक्त कोई चॉइस नहीं थी, मतलब जो हाँ सही है, ये बहुत अच्छा हो कि ये टैक्स पेट्रोल से और डीजल से ना लिया जाए, और ये टैक्स लिया जाए उन सेक्टर से जो नहीं पे करते, लेकिन वो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, उनको टाइम लगता है। तो पहली चीज हुकूमत ने की कि ऑयल प्राइसेस पास ऑन कर दी। तो हमें पता है कि अब इसको एक कंप्लीट फुल ब्लोन क्राइसिस बनाने, मतलब कि ये एक फुल ब्लोन क्राइसिस बन जाए, कोशिश की जा रही है कि वैसा ना हो, और हुकूमत जो है वो फिजिकल साइड पे कंट्रोल रख रही है। फिर दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी में ये हुआ कि प्रोएक्टिवली 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया। तो अगर हम पॉलिसी मेकर्स के सेंटिमेंट को भी देखें ना, तो उसकी भी एक साइकिल होती है। उसमें एक वक्त होता है, जैसे अभी है, क्योंकि बहुत रिसेंटली क्राइसिस आया था, और बहुत रिसेंटली पिछले 10 साल में क्राइसिस आए हैं, तो पॉलिसी मेकर बहुत कॉशियस है। तो अगर कॉशियस है तो उसने पहले से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, और फिजिकल साइड भी कंट्रोल में। तो ये चीज़ें, तो इंटरेस्ट रेट्स और पास ऑन करना दोनों जो है वो मैक्रो को स्टेबल रखने के लिए बहुत अच्छा है। क्या उससे शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या कोई और ऑप्शन था? तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन इस वक्त नज़र नहीं आते कि ऐसा क्या कर लेते कि ये अवॉइड कर लेते। देखिए, तीसरी चीज़ जो हो रही है वो हो रही है कि गवर्नमेंट की बैलेंस शीट के ऊपर से आप डेड एसेट्स, या जो एसेट्स नहीं होने चाहिए गवर्नमेंट की बैलेंस शीट पे, जैसे पीआईए बिक गया और अब 4 और कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन आ गई है। 2 उसमें डिस्कोज हैं, एक ज़राई तरक्याती बैंक है, और एक और कंपनी है। तो 4 और कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट इस वक्त बेचना चाह रही है। तो मैक्रो मेजरली यही सिचुएशन है कि रेमिटेंसेज आर स्ट्रॉन्ग, जिनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट शायद कुछ महीने बाद मिडल ईस्ट की वजह से आ सकता है, अगर ये बहुत लंबा चले। बहुत अनसर्टनिटी है और ये जंग कब खत्म होगी। बट ओवरऑल कोई क्राइसिस होते हुए नहीं लग रहा। सेंट्रल बैंक अभी भी डॉलर खरीद रहा है, पिछले 1.5-2 साल से खरीद रहा है। तो करेंसी में अगर देखें कोई प्रेशर की वजह से मूव आती भी है, तो वी आर नॉट एट द प्लेस जहां हम 22-23 में थे कि हम $2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट करते थे। वो होने में वो सिचुएशन इस वक्त नहीं है। और अगर थोड़ी सी सिचुएशन खराब होती है तो 2-5% डीवैल से एटलीस्ट बाजार को कोई बहुत इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वैसे ही द लॉन्ग टर्म एवरेज रेट। तो द इकोनॉमी इज फाइन। क्या इकोनॉमी 8% से ग्रो करना शुरू कर देगी? अभी नहीं लगता। क्या इकोनॉमी 6% से ग्रो करना शुरू कर देगी? नहीं लगता। क्या अचानक से पूरा पाकिस्तान बहुत प्रोडक्टिव हो गया है? क्या हमने एजुकेशन पे बहुत पैसे खर्च करना शुरू कर दिए? नहीं। क्या बहुत ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो आ रहा है? नहीं। क्या लोकल कैपिटल जो है वो बहुत अग्रेसिवली लग रहा है? तो हाँ, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। उसका इंटरेस्ट रेट से भी ताल्लुक है, उसका सेंटिमेंट से भी ताल्लुक है, उसका इससे भी ताल्लुक है कि क्राइसिस से निकले हुए 2 साल 3 साल ही हुए हैं। तो ये मेजर मैक्रो सिचुएशन है। मैक्रोज आर स्टेबल।
कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ना कोई क्लियर टर्निंग पॉइंट है ये। देखिए क्लियर पॉइंट टर्निंग पॉइंट था आईएमएफ का प्रोग्राम 23 में, क्लियर अपवर्ड्स एक टर्निंग पॉइंट। और क्लियर एक टर्निंग पॉइंट था 2017 का टॉप, जब जो है वो करंट अकाउंट बिल्कुल अचानक से फंस गया था, या 22 में जब करंट अकाउंट बहुत 21-22 में जब करंट अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और फिर उसके बाद इम्पोर्ट बैन हो रहे थे, तो वो क्लियर टर्निंग पॉइंट्स थे। तो इस वक्त हम कहीं बीच में, देर इज़ नो क्लियर टर्निंग पॉइंट अभी तक। लग रहा है पॉलिसी मेकर सही चीज़ें कर रहा है। अगर पॉलिसी मेकर फर्ज करें ऑयल प्राइस पास ऑन नहीं करता, तो फिर स्टॉक मार्केट में कॉशियस हो जाना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी गिरा दे तो भी कॉशियस हो जाना चाहिए। तो अभी इस वक्त इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही, वी समवेयर इन द मिडल एंड थिंग्स आर ओके। यूसुफ भाई, अभी मैंने एक ब्लॉग को गूगल का जो नोट बुक एलएम है उससे एनालाइज करवाया था, तो बहुत ही अच्छा एक ग्राफ उसने बनाया था, इन्फोग्राफिक्स, जिसमें सारे मैक्रोज थे और स्टॉक मार्केट के साथ अपना पाक रुपी था। सो उसका यही व्यू था उसका कि जो सारे डोमिनोज हैं अगर वो गिर भी रहे हैं, सो पी के आर इज़ स्टेबल। ये गवर्नमेंट तो वैसे भी पी के आर को बहुत प्यार करती है, इसको डेप्रिशिएट नहीं करना चाहती, तो आई थिंक दैट विल कीप स्टैंडिंग। सो जब तक रुपी ठीक है, आई डोंट थिंक के स्टॉक मार्केट पे उस तरह प्रेशर आएगा। लेकिन इन्फ्लेशन को कैसे देखते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ ऑलरेडी डबल डिजिट एंड प्राइमरली ड्यू टू ऑयल सिचुएशन। सो उसमें दो चीज़ें थी मेरे एनालिसिस में कि जब तक पी के आर स्टेबल है और आपका जो आयल है वो बिलो 80 है, सो पी एस एक्स को सत्य खैर हैं। सो अभी आप ऑयल को कैसे देखते हैं? चलो हम मान लेते हैं कि पी के आर विल स्टे लाइक दिस। देखें, एक तो ना शायद मार्केट को सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स के साथ लिंक कर देना अपने जहन में, वो बहुत सही नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा कुछ नया ही होता है ना। इस दफ़ा अगर आप सारे मैक्रो इंडिकेटर्स देख रहे थे और आप जियोपॉलिटिक्स नहीं देख रहे थे कि जंग हो जाएगी और ऑयल बढ़ जाएगा, तो आपको नहीं समझ में आता कि ये हो रहा है और क्या हो रहा है। तो कुछ इंडिकेटर्स के साथ, कुछ फिक्स्ड इंडिकेटर्स के साथ शायद हमेशा लिंक नहीं करना चाहिए, बट देर आर सम इम्पोर्टेंट स्टफ जो हम लोग देखते हैं। देखिए इन्फ्लेशन अगर अभी पीके या डिवैल्यूएशन नहीं होती है, तो जब भी जंग खत्म होगी और ये ऑयल नीचे आएगा, तो ये इन्फ्लेशन इसी तरीके से रिवर्स भी हो जाएगी। लेकिन अभी तो देखें किसी के हाथ में ही नहीं है ना। अभी तो ऑयल प्राइस पे डिपेंड करेगा। एक चीज़ जो हुकूमत ने बचा ली है वो ये है कि कोई रोलिंग ब्लैकआउट्स नहीं हुए हैं, कोई पेट्रोल शॉर्टेज नहीं हुई है। रोलिंग ब्लैकआउट्स तो बल्कि बल्कि हुए हैं कि जो है वो कुछ जगह लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, वो भी अब रिजॉल्व हो गया है। तो लोड शेडिंग करनी पड़ी है, बट कोई फ्यूल शॉर्टेज नहीं हुई है अभी तक। तो कोई फिजिकल गुड्स की शॉर्टेज नहीं हुई है, लेकिन प्राइसेस बढ़ गई हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई है। तो उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता खिजर भाई, देर इज नो वे आउट ऑफ इट। ये अब एक पीरियड है जो गुजारना है, और ज़ाहिर है मतलब सबकी ख्वाहिश यही है कि ये पीरियड छोटा से छोटा हो और जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत लोड पड़ता है लोगों के ऊपर। अगर किसी की 50,000, 60,000, 70,000 रुपये तनख्वाह है और उसका फ्यूल का बिल अचानक से 3,000 से 6,000 हो जाए, तो पूरे मुल्क की डिस्पोजेबल इनकम जो है ना वो हर्ट हुई है। कि लोग खाना कम बाहर खा रहे होंगे, लोग कपड़े ईद पे कम खरीदेंगे, कुर्बानी शायद हम देखें थोड़ी सी, कुछ जो है वो स्लो हो कुर्बानी वाला सीज़न। तो देखें तकलीफ में तो सब हैं। देर वॉज नो वे आउट ऑफ इट। अगर अगर नहीं बढ़ाते, नोट प्रिंट करते, तो फिर ये रिवर्स भी नहीं हो पाता। यूसुफ भाई, जब मार्केट की रैली चल रही थी तो हमारी जो इन्फ्लेशन थी, आल्दो जो नंबर्स हैं नुमेरिकली बिलो 1% थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि महंगाई 1% पे आ गई थी, उसकी बढ़ने की स्पीड जो थी इट वेंट बिलो 1%। सो अभी वो 10% से ऊपर है। सो आप देख रहे हैं कि अभी आयल भी ऊपर ही है, अगले आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन तो ऊपर जाएगी। इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट है उसके भी ऊपर जाने के चांसेस हैं, और इंटरेस्ट रेट तो एक बहुत बड़ा ड्राइवर होता है हमारी मार्केट के लिए। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट रिटेल को इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्ट करने की कोशिश, और उससे मार्केट को क्या होगा प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स तो करेंगे। आ, देखिए हाँ, ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जंग ख़त्म हो जाए और जो है वो इंटरेस्ट रेट उसके बाद दोबारा कटने की बातें शुरू हो जाएं। और तो इसलिए ना इसको फोरकास्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर सिचुएशन के लिए पोर्टफोलियो को और अपने आप को मेंटली रेडी रखना चाहिए। जैसा आपने आज पोस्ट किया है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करें कि जब उठें आपको सवेरा ही लगे। जब जागो तब सवेरा। ये रामदेव अग्रवाल है, इंडिया इज प्रॉब्ली वन ऑफ इंडियाज बेस्ट इन्वेस्टर्स।
ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वेरी गुड इंटरव्यूज एंड अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फिलोसफी ऑल्सो, वो जो QGLP जो डिस्कस करते हैं। तो तो वो कहते हैं जब जागो तब सवेरा, कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि जब जागो तब सवेरा। चलें अभी आपके इन्वेस्टमेंट थीसिस पे जाते हैं। उससे पहले जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है उस पे ट्रांजिशन करने से पहले एक मेरा जस्ट कमेंट है। देखें समटाइम मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, आप भी कह रहे थे कि ये सब्सिडी पास ऑन करनी चाहिए। एज ए इन्वेस्टर हमें लगता है कि जो सही है वो करना चाहिए, पास ऑन करें। क्योंकि क्यों कहते हैं पास ऑन करें? क्योंकि नहीं करेंगे तो हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आएगा, रिजर्व्स पे आएगा तो फिर उसके साथ एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट स्टार्ट हो सकता है, स्पेशली मार्केट्स के लिए। लेकिन अगर हम एज ए ऑर्डनरी पाकिस्तानी अपने आप को कंसीडर करें तो वो तकलीफ होती है ये कहते हुए भी गवर्नमेंट को कि यार पास ऑन कर दें, क्योंकि आवाम तो ऑलरेडी पिस रही है। अभी मैं अगर सोशल मीडिया पे देखूं तो जो इस गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा हमायती हैं वो भी अभी बड़े पोस्ट कर रहे हैं नाराज़गी के। सो ये ठीक है। खिजर भाई देखें, इसकी ना पूरी एक पॉलिटिक्स है। मैं बिल्कुल तकलीफ भी समझता हूँ, और हमें ये बोलते हुए कि बढ़ा दो भी मतलब कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को बहुत तकलीफ होगी, और सबको ही होगी भाई, सबकी बजट्स जो है वो कुछ ना कुछ तरीके से हिट हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये समझ आता है कि ये नहीं करने से क्या नुकसान होगा, वो वो समझाना भी बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं होगा तो 22-23 का रिपीट होगा, करेंसी खुदा ना खास्ता 280 से निकल के 580 480 कुछ हो जाएगी, और ये इन्फ्लेशन रिवर्सिबल भी नहीं होगी फिर, क्योंकि आपने नोट छाप के डाल दिए होंगे। दूसरा, आपने ये करने से ये कर दिया होगा कि आपने अमीरों को सब्सिडी दे दी। जिस 2 हफ्ते में खिजर भाई अ, पेट्रोल पे 100 रुपये सब्सिडी मिल रही थी, या 100 रुपये नीचे मिल रहा था, उसमें मैंने 60 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो 6,000 रुपये मुझे मिल गए। और कोई अगर बाइक पे दफ्तर आ रहा था और रोज का लीटर लगा रहा था, तो उसको नहीं मिल रहे थे इतने पैसे जितने मुझे मिल गए। तो उसको 1,500 रुपये 1,400 रुपये मिल गए, मुझे 6,000 रुपये मिल गए। तो ये फंडामेंटली एक प्रॉब्लम है जब आप पेट्रोल वगैरह सब्सिडाइज करते हैं। अगर आप, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन मतलब उस नंबर से लगता यही है कि पाकिस्तान में 6-8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना गाड़ी है ना बाइक है। और हाँ, 6-8 करोड़ लोग हैं जिनके पास ना गाड़ी है ना बाइक है। अब अगर आप किसी गाड़ी वाले को सब्सिडी दे रहे हो, आप टैक्स कलेक्शन और आगे का कर्जा ले रहे हो सबकी किताब के ऊपर, और आपने सब्सिडी दे दी अमीर आदमी को, तो दिस इज जनरली अ बैड आइडिया। एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि भाई सबको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जो यूज करता है ना उसी को पैसे देने चाहिए। मैं अगर ज्यादा पेट्रोल यूज करता हूँ, और जिसके पास गाड़ी होती है वो ज्यादा यूज करता है, तो जो ज्यादा यूज करता है उसको ज्यादा पे करना चाहिए, और जो कम यूज करता है जो कम पे, उसको कम पे करना चाहिए। और किसी के पास अगर बाइक ही नहीं है तो वो सही है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा पे करेगा या वो किसी और तरीके से ज्यादा पे करेगा, लेकिन इम्पैक्ट इन रुपी टर्म्स पर बंदा उसके ऊपर कम आएगा। मुस्तफ़ा भाई ने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, डिजिटल टेलविंड। सो एक तो वो हमें समझाएं कि ये डिजिटल टेलविंड क्या चीज़ है, इसका क्या रोल है इस पूरी रैली में। और दूसरा, आप ज़ाहिर है इससे रिलेटेड ही है क्वेश्चन, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते रहे हैं कि कितने यूज़र्स बढ़े हैं मार्केट में। क्योंकि एक अक्सर बात होती थी कि कोई 3 लाख अकाउंट्स होते थे, 2.5-3 लाख पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। शर्म की बात भी है क्योंकि इतने 100 मिलियंस का कंट्री है और सिर्फ 3 लाख लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। उसमें लोगों का कसूर तो नहीं है, क्योंकि मार्केट की क्रेडिबिलिटी ही ऐसी है, क्योंकि आवर मार्केट गोज इन साइकिल। सो एक ब्लॉग में मैंने ये भी लिखा था कि हमारी मार्केट इज़ नॉट अ स्टॉक मार्केट, लो इट्स अ, ये साइकिल्स ने रेंट आउट किया हुआ है मार्केट को भी। साइकिल इज़ गुड, मार्केट इज़ गुड, साइकिल इज़ बैड, मार्केट इज़ बैड। तो इस आई डोंट अग्री आई लाइक ऑन इट, दिस व्यू, क्योंकि बट मैं आज आज समझता हूँ इसे। हम अपना डिफरेंट व्यू दे रहे हैं दोनों। चलें ये बताएं, डिजिटल टेलविंड को एक्सप्लेन करें, कितने यूज़र्स अकाउंट बढ़े हैं। क्योंकि मैंने मुस्तफ़ा भाई से बात की थी कि यूज़र्स बढ़ते हैं तो अच्छी बात भी है, बट मैं थोड़ा सा सैड भी फील करता हूँ कि अगर ये एक बेरिश रन आ गया तो बहुत सारे लोग जिनको सही अवेयरनेस नहीं है, दे माइट लूज देयर मनी।
सो देखिए, मेरा मेरा दिल जो है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ है। आई एम ओवरसीज पाकिस्तानी, पर्सनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट से या पेट्रोल से या महंगाई से, बट माई हार्ट बीट्स विद पीपल, सो इसलिए आई रिप्रेजेंट दैम। खिजर भाई देखिए, हमारा मैं भी एचआर का बंदा हूँ। रिटेल इन्वेस्टर से, और हम भी स्टार्ट तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर ही हुए थे। खिजर भाई, डिजिटल टेलविंड तो सीधी सीधी है कि पाकिस्तान में 2019 में 6 करोड़ 90 लाख लोग मोबाइल इंटरनेट यूज करते थे। आज 15 करोड़ 60 लाख इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त हर सब्सक्राइबर जो इंटरनेट का है वो ऑन एवरेज 3.3 GB यूज करता था, आज 9.7 GB यूज करता है। तो 6 गुना ग्रोथ इन डेटा कंजम्पशन हुई है इन द लास्ट 7 ईयर्स, जो जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है कि आपका यूज़र भी डबल हो गया और आपका ट्रिपल हो गया कंजम्पशन, और ये और कहीं भी नहीं होता है। अच्छा, फिर उसके साथ ज़ाहिर है कुछ सेक्टर मुंसलिक हैं। जैसे आप अगर बैंक्स देखेंगे तो आप इसी टाइम पीरियड के अंदर देखेंगे कि डिजिटल बैंकिंग बहुत बढ़ गई है, लेकिन अभी भी मोबाइल यूजर्स का सिर्फ 25% लोग जो है के पास बैंकिंग का एक्सेस है। वो नंबर ज़ाहिर है एज टाइम पासेस वो नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। हमने 25% से 50-60% पे पहुंचना है, और ये रीजन में हमने देखा है होते हुए, और ये इंटरनेट आने से होता है, और तेज इंटरनेट आने से होता है। तो हमने देखा कि भाई बैंकिंग, तो एक तो ये हुआ कि लोग कम्युनिकेशन के लिए, तो कम्युनिकेशन आसान हो गई। फिर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया यूज़। तो 8 करोड़ लोग पाकिस्तान में फेसबुक पे हो गए हैं, टिकटॉक बहुत यूज़ हो रहा है, फेसबुक बहुत यूज़ हो रहा है। उसके बहुत अच्छे यूजेस भी हो रहे हैं। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक दोस्त से जिसका एग्री से ताल्लुक है तो मैं बात कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि 2 गांव थे जिसमें केले की प्राइस जो है वो सालों से अलग अलग थी, और दोनों ने एक फेसबुक बनाया और वो आर्बिट्राज जो है वो खत्म हुआ है। फेसबुक का पेज बनाने से और एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने से वो खत्म हुआ है। फिर दूसरा ये हुआ है कि मिडिल मैन बहुत ज्यादा होते थे पाकिस्तान में, गांव वगैरह में। वो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ने जो है वो वहां मार्जिन स्क्वीज किए हैं, और फार्मर्स, और एंड एंड में यही हुआ है कि फाइनल कंज्यूमर को जो है वो बहुत कुछ पास ऑन हो गया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली अवेलेबल हो गई है उस कम्युनिकेशन की वजह से। अच्छा, फिर जो है वो अगर इस वक्त आपको अगर पाकिस्तान में किसी बड़े शहर में कोई ग्रोसरी करनी हो तो वो आपके फ़ोन से होगी, आपको खाना ऑर्डर करना है वो आपके फ़ोन से होगा, आपको गाड़ी बुलानी है, बाइक बुलानी है, वो आपके फ़ोन से होगा। तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी 10 साल पहले। तो सारे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है ऑफ पीपल यूजिंग डेटा एंड पीपल यूजिंग देयर फोन्स। तो इसी तरीके से लोग इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। आप आज किसी म्यूचुअल फंड के साथ ऑनबोर्ड हो सकते हैं अपने फ़ोन से। आप आज ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं अपने फ़ोन से। सही है, टेक्निकल चीज़ें हैं अभी भी जो सॉल्व हो सकती हैं, बट काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई हैं। तो हम तो समझ लें 2019 के सितंबर में थे 2,25,000 लोग जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते थे। वो जब हमने, अच्छा, अगर हम किसी स्टॉक की बात करेंगे आज, तो वो मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है या वो मैं आगे खरीद सकता हूँ। तो ये जो नई रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन आई हैं उसके हिसाब से मुझे डिस्क्लोज करना है। तो कोई भी चीज़ में पोजीशन हो सकती है। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके और अपनी एसेट एलोकेशन सेट करें और डिसाइड करेंगे आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए 2,25,000 PSX में इन्वेस्टर्स थे सितंबर 2019 में। जिस वक्त हमने सितंबर ऑफ 25 में मेरा ख्याल है रिपोर्ट लिखी थी, उस वक्त वो 3,20,000 थे, और अब वो आज 5,45,000 हो गए हैं, और पिछले महीने 25,000 अकाउंट खोले हैं डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस मार्केट वॉलिटिलिटी। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नंबर बहुत छोटा है, लेकिन ये नंबर बहुत छोटा इसलिए भी है क्योंकि टैक्स फाइलर्स बहुत कम हैं, इनकम्स बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के। फिर समझ, और फिर देखें, अगर हम बहुत ही लंबा अरसा देखें एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स, तो स्टॉक मार्केट वॉज अ कराची थिंग, और आप खुद जाते थे और आप चीज़ें करते थे, और उससे पहले फिजिकल शेयर्स होते थे और लोगों ने बहुत मारें खाई थी। अब पहली दफ़ा हुआ है कि 25 साल, पिछले 25 साल का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है स्टॉक मार्केट का, कि 20% का केगर बना हुआ है। लोग, प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ी स्लो हुई है, नई जनरेशन को बहुत आसान लगता है फ़ोन पे स्टॉक बाय करना और फ़ोन पे स्टॉक सेल करना और फ़ौरन बेच देना और कैश आ जाना। तो लिक्विडिटी के कोई इश्यूज नहीं है, साइज़ का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 रुपये आप कर सकते हो इन्वेस्ट, आप हर महीने उसमें ऐड कर सकते हो। प्रॉपर्टी में आपको लम सम एक साथ चीज़ें खरीदनी होती हैं, लिक्विडिटी के मसले होते हैं, पेपर्स के लिए काम होता है, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, फिजिकली जगह की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। स्टॉक्स में आपको ये सब नहीं करना पड़ता। तो आप नई जनरेशन जितनी देखेंगे जो आज 30 साल से छोटे हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट।
तो पिछले महीने अगर 25,000 अकाउंट खुले हैं तो उसमें से 10,000 लोग तकरीबन ऐसे थे जो 30 साल से छोटे थे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। तो एक तो देखें, और लोग बहुत आ रहे हैं और आते रहेंगे, और शुरू में आएंगे, नुकसान करेंगे, कोई पैसे बनाएगा, कोई पैसे नहीं बनाएगा। जो अभी इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि रिपोर्ट लिखने के बाद से अभी तक जो नए लोग हैं वो 40% है। 40% लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं जिनका 1.5 साल से कम का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है। उसी के साथ ज़ाहिर है आप उसी पूरी डिजिटल टेलमेंट में देख रहे हैं कि भाई ये पॉडकास्ट बहुत सारी स्टार्ट हो रही हैं। मीडिया से जो है, जो कन्वेंशनल मीडिया था उससे एक बहुत बड़ी वैल्यू माइग्रेशन हो रही है टू पॉडकास्ट। एंड अब जो है वो एड रेवेन्यूज भी यहाँ मूव होंगे। तो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। देयर आर सम कंपनीज ऑफ कोर्स जो इस डिजिटल टेलमेंट से फ़ायदा उठाएंगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फ़ायदा उठाएंगे, स्टॉक ब्रोकर्स फ़ायदा उठाएंगे, पॉडकास्टर्स फ़ायदा उठाएंगे, एक्सचेंज खुद फ़ायदा उठाएगा, पीएसएक्स, जो जो हमने आपकी पॉडकास्ट पे रिपोर्ट भी डिस्कस की थी। आ, तो खिजर भाई जनरली लग यही रहा है। अच्छा, फिर अभी इस पूरे के अंदर एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड। सही है। और उस इंटरनेट स्पीड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था स्पेक्ट्रम कंजेशन। दो मसले थे, एक ये था कि टेलीकॉम कंपनीज पैसे नहीं कमा रही थी तो री इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं थे। और दूसरा प्रॉब्लम था कि स्पेक्ट्रम की कंजेशन थी। हम जितनी एयरवेव्स होनी चाहिए जो डेटा यूज़ हो रहा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं की हुई थी। तो गवर्नमेंट ने अभी एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया है। उस स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद इक्विपमेंट का रोल आउट पूरे मुल्क में इस वक्त हो रहा है। तो जोंग, यूफोन, जैज, टेलीनॉर, ये सारे नेटवर्क्स अभी इस वक्त अपग्रेड हो रहे हैं। फिर एक और चीज़ इस सेक्टर के अंदर हुई है, वो ये हुई है कि पाकिस्तान में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अभी भी है वो इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। कि अगर आप तो खैर बहुत ही ज़्यादा पैसे देते हैं मोबाइल के, लेकिन अगर आप अफ्रीका या आप इंडिया भी देखेंगे तो इंडिया इज़ एट $2.8। अफ्रीका इज़ पूरा एनीवेयर बिटवीन 2.5 to 5-6 डॉलर्स पर सब्सक्राइबर। इतने पैसे होते हैं। पाकिस्तान में वो एवरेज है $1 का, जिसकी वजह से ज़ाहिर है उन कंपनीज के पास री इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो नेटवर्क की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, हुआ ये है 2023 के एंड में एक डील हुई जिसमें टेलीनॉर पाकिस्तान का बिजनेस पीटीसीएल ने ख़रीद लिया 108 अरब रुपए में। और अब उसके बाद सेक्टर कंसोलिडेट हो गया। तो पहले 4 लोग थे, अब 3 रह गए। पूरी दुनिया में जब 3 लोग रह जाते हैं तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग लड़ना बंद कर देते हैं। तो वो लड़ना बंद हो गए हैं तो कुछ कुछ प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो उससे हुआ ये है कि सारी टेलीकॉम कंपनीज की, चाहे वो जैज हो, चाहे वो जोंग हो, चाहे वो यूफोन टेलीनॉर कंबाइंड हो, उन सबका कैश फ्लो इंप्रूव हो गया। तो अब उनके पास थोड़े पैसे आ गए नेटवर्क पे लगाने के लिए। इस वक्त एक वास्ट स्केल रोल आउट चल रहा है मुल्क में इक्विपमेंट लगाने का। जुलाई अगस्त अगस्त तक लगता है कि इंटरनेट स्पीड्स पाकिस्तान में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएंगी। जब ये इंटरनेट स्पीड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएंगी तो ये जो सारी सर्विसेज इससे रिलेटेड है इन सब के ऊपर फर्क पड़ेगा। एक तो ये कि ज़्यादा डेटा कंज्यूम होगा तो टेलीकॉम कंपनीज और पैसे कमाएंगी। फिर इट्स गोइंग टू बी ईजियर टू ओपन अकाउंट्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादा रिलायबल इंटरनेट होगा। फिर ये आउटसोर्सिंग बीपीओ वाले काम जितने पाकिस्तान से होते हैं, वो जो एक एक्सपोर्ट वाला पोर्शन है वो बहुत इंप्रूव हो सकता है। तो उधर चीज़ें होंगी। मेरा ख्याल है पॉडकास्ट वगैरह और स्टार्ट होंगी। मीडिया वाले साइड पे और ज़्यादा माइग्रेशन होगी जब और रिलायबल हो जाएगा। किसी को कहीं से बैठ के भी कोई काम करना है वो एआई यूज़ करके कर सकेगा। किसी को कुछ सीखना है इंटरनेट तेज़ होने से वो चीज़ सीख सकेगा। नॉट कि वो अभी नहीं हो रहा है, बट स्पीड इंक्रीज के कुछ फ़ायदे होंगे। तो लगता यही है कि देखें, जो जो एजुकेशन का एक्सेस या हेल्थ केयर का एक्सेस हुकूमत नहीं दे सकी या पाकिस्तान के हालात नहीं दे सके, वो अब इंटरनेट से वो कुछ कुछ मसले सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे उन जगहों पे जहाँ पे लोग खुद वो मसले सॉल्व करना चाहेंगे। और ये एक पूरी डिजिटल टेलविंड है कि भाई सब कनेक्ट हो रहे हैं और अब उस कनेक्टिविटी की स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक तो है जैसे आपका एक रोड नेटवर्क डला हुआ है कि भाई ये रोड नेटवर्क डला हुआ होता है तो आप बहुत आसानी से एक जगह दूसरी जगह जा सकते हो। तो एटलीस्ट अब ये हो जाएगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट बहुत आसानी से कर सकोगे। और लगता यही है कि अगस्त तक इंटरनेट के काफ़ी मसले मसाइल पाकिस्तान में जो रहे हैं पिछले 1-2 साल में, और आप समझे क्यों हुआ है। एक इक्विपमेंट लगा था एक लोड हैंडल करने के लिए, यूज़र भी डबल हो गया और डेटा कंजम्पशन भी ट्रिपल हो गई। तो ये तो मेरा ख्याल है टेलीकॉम कंपनीज भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी।
फिर ऑक्शन बहुत डिले हुआ, और वो डिले इसलिए भी हुआ क्योंकि हालात ही ऐसे चल रहे थे कि आई डोंट थिंक एनीवन वाज थिंकिंग अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा था उसमें। तो अब वो सॉल्व हो गया है, अब वो सॉल्व होने जा रहा है। अब यही लग रहा है कि अगस्त तक स्पीड्स बहुत बढ़ जाएंगी। कितने यूजर अभी मार्केट के? देखें, अभी 156 मिलियन लोग हैं जो नेक्स्ट जेन मोबाइल सर्विसेज यूज़ करते हैं, 3G 4G 5G। और 205 मिलियन सिम्स निकली हुई हैं, जिसमें सारे कुछ डुप्लीकेट सिम्स भी होंगी। लेकिन अगर आप रीजन भी देखें तो ये नंबर भी बढ़ जाता है। जैसे ये नंबर भी जितने लोग होते हैं उतनी सिमों पे चला जाता है, और फिर भी एक एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ज़्यादा है हर जगह ही। और और इन हर जगह ये हुआ है कि कंसोलिडेशन के बाद एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ा है। सब नोटिस कर भी रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सब पैकेजेस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और वो इसीलिए बढ़ रही हैं, इन प्राइसेस के ऊपर जो इस वक्त हैं उस पर नेटवर्क अपग्रेड्स नहीं हो सकते। और तो इसलिए वो इन्वेस्टर्स कितने हैं यूसुफ भाई अभी, इन्वेस्टर्स अकाउंट्स? लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स तो इस वक्त है 545,000, जो थे 3,25,000 1.5 साल पहले, हम्म। जिस वक्त हमने PSX पर पॉडकास्ट सो किया। वी कैन से 5.5 लाख हैं अभी। 5.5 लाख तकरीबन है। 40% लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने पिछले 1.5 साल में अकाउंट खोले। तो दैट इज अ फैसिनेटिंग एंड डेंजरस नंबर एट द सेम टाइम। आपने देखा होगा, मैंने ट्विटर पे एक डिबेट स्टार्ट की थी, डिस्कशन अबाउट एग्रीगेशन या एग्रीगेटर। हमारे जो फराज नदीम साहब हैं फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स, वो काफ़ी देर से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। बाहर की दुनिया में तो है, पाकिस्तान में इट हैज़ स्टार्टेड नाउ। आई थिंक ये एग्रीगेशन विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। कैसे? फॉर मी इट्स वेरी इजी। मैं अगर ब्रोकरेज करना चाहता हूं तो मैं एक सिंपल ब्रोकरेज का लाइसेंस लूंगा, जो कि अभी डिजिटल लाइसेंस मिल जाता है। सीडीसी वगैरह वाले सारा काम करते हैं, तो इट्स वेरी इजी, चीप भी है, इजी टू मैनेज। मैं ब्रोकरेज में चला जाऊँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ऐप डेवलप करने की अपनी। मार्केट में कुछ टेक सावी लोग हैं, फाउंडर्स हैं, वो एक ट्रेडिंग की ऐप दे देंगे। उस ट्रेडिंग ऐप को एग्रीगेटर, ब्रोकरेज और ट्रेडिंग ऐप्स को कनेक्ट कर देंगे। लेट्स से चेस सिक्योरिटी को फिक्र करने की जरूरत नहीं उनकी ऐप कैसी है या नहीं। चेस सिक्योरिटी विल फोकस ऑन ब्रोकरेज, मार्केटिंग करें, नए इन्वेस्टर लेके आएं, उनकी एजुकेशन पे काम करें, अवेयरनेस पे। दूसरी साइड में जो एप्स वाले होंगे, वो एप्स बनाएंगे अच्छी यूजर्स के लिए, नए जो जदीद तकाजे हैं उनके हिसाब से। सो इसका मतलब ब्रोकरेज वाले कहेंगे यार जाओ मार्केट में जो ऐप है आप यूज करो। तो इन दोनों को कनेक्ट करेगा ये एग्रीगेशन की टेक्नोलॉजी, जो कि कैपिटल स्टेक वालों ने ये डेवलप कर ली है। सो मेरे ख्याल में दिस इज अ रेवोल्यूशन, कि मैं अगर टैक्स आवी हूं तो मैं कोई ऐप यूज करूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है कि इस ब्रोकरेज की या ब्रोकर की ऐप अच्छी नहीं है। अगर मैं ब्रोकर हूं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि यार मेरी ऐप अच्छी नहीं, मार्केट मंदी में जा रही है, एक ऐप भी डेवलप करूं, डेवलपर्स की सैलरी दूं। आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट डिजिटल रेवोल्यूशन कमिंग सून। देखें किधर भाई, अभी भी वैसे ऐसे ही है कि मतलब चेज ने खुद ऐप नहीं डेवलप की है, बट ज़ाहिर है अब काम हो रहा है चीज़ों के ऊपर कि खुद करें। बट हाँ, सही कह रहे हैं, मतलब जितना यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होगा उतना ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव होगा यूज़र्स के लिए। बस समझना जो लोग कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग इटसेल्फ सोच के करनी है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या ऐप यूज़ कर रहे हो। हाँ, इफ़ द ऐप इज़ अट्रैक्टिव एंड ईजियर टू यूज़ तो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे आसानी से, बिल्कुल सही बात है। बट ज़रूरी ये है कि इन्वेस्टिंग सोच के करें, और 40% लोगों को सिर्फ 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी तो बहुत स्टोरी बाकी है। सही है, उनकी खिदमत हम करेंगे जिनको एक्सपीरियंस कम है। अच्छा, आगे मेन क्वेश्चन मेरा, कोर ऑफ द पॉडकास्ट, मार्केट को किस तरह देख रहे हैं? मार्केट एक रेंज बाउंड है, एक रेंज में ही चल रही है। बुल्स एंड बियर के शो लग रहे हैं, एक हफ्ते बुल्स जीत जाते हैं, अगले हफ्ते बेयर्स जीत जाते हैं। सो ओवरऑल आप मार्केट को किस तरह देखते हैं, इसकी वैल्यूएशंस कहाँ पे खड़ी हैं? सो आपका व्यू क्या है मार्केट के बारे में? सर भाई देखें, पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि देखें, मुझे नहीं पता क्या होगा मार्केट में। सही, मुझे नहीं पता 3 महीने में क्या होगा, मुझे नहीं पता अगले हफ्ते क्या होगा, मुझे नहीं पता 6 महीने में क्या होगा, मुझे ये भी नहीं पता साल में क्या होगा। तो कोई टारगेट नहीं है। सही है, लेकिन ये पता है कि यही मार्केट 20% से कंपाउंड करती रही है पिछले 25 साल। 17-18% से अगले 25 साल भी कंपाउंड करती रह सकती है। बीच में जंगें भी होंगी, बीच में ऑयल क्राइसिस भी होंगे, बीच में कहत भी आएंगे और सैलाब भी आएंगे, और ये कंपनियां पैसे बनाती रहेंगी, और स्टॉक्स जो है वो होपफुली लॉन्ग टर्म बढ़ते रहेंगे।
और ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाने का ना इस वक्त कोई फायदा नहीं है। अगर अगले हफ्ते जो है वो मार्केट में तेजी लगती है तो क्या करें, मतलब अपना फिक्स्ड इनकम पोर्शन को भी उठा के क्या बाजार में डाल दें? तो ऐसा तो कभी भी नहीं करना चाहिए ना। यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर और सिचुएशन। अब देखें 23 में हम ट्वीट्स कर रहे होते थे कि द मदर ऑफ ऑल बुल रन इज कमिंग, और इस तरह की खतरनाक ट्वीट्स कर रहे होते थे। ये वो टाइम नहीं है अब। तो देखें, एक तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त ये हो रहा था, पाकिस्तान एक क्राइसिस सिचुएशन में था। कंपनीज ऐसी प्राइसेस पे ट्रेड कर रही थी कि मुल्क कभी सही होगा ही नहीं, और आईएमएफ प्रोग्राम हो गया तो आपको क्लियर डायरेक्शन मिल गई कि भाई ये अब सीधा होने जा रहा है, और अब ये कंपनी जो अभी तक पैसे नहीं बना रही थी और इतने शॉक से सिस्टम गुजर रहा था, ये सही हो जाएगा। इस वक्त हम उस टाइम पे नहीं है, तो द मदर ऑफ ऑल बुल रन इज नॉट कमिंग। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे आगे क्राइसिस लगता है और स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आते हुए लगती है, तो वो भी नहीं लगता। अब मुझे लगता है ये है कि जिसकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी वो स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। तो अगर किसी को आउटसाइज रिटर्न चाहिए तो उसको आउटसाइज चेंज इन अर्निंग्स देखना होगा। जहां भी आउटसाइज चेंज इन अर्निंग्स होगा वहां आउटसाइज मूवमेंट्स होंगी। हमें नहीं पता, क्योंकि कि जंग कब खत्म होगी, तो हम इंटरेस्ट रेट की डायरेक्शन भी नहीं बता सकते। अगर जंग चलती रहती है, ऑयल प्राइस ऊपर रहती है, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएं, और उस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कुछ स्टॉक्स जो है वो डीरेट हो जाएं। तो ये बिल्कुल होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, जिसका वाकई में एक लॉन्ग टर्म व्यू है और कुछ कंपनियां खरीदी हुई हैं। अ, तो खैजर भाई, नहीं नहीं पता एटलीस्ट मुझे कि शॉर्ट टर्म डायरेक्शन क्या होगी। हम तो रिपोर्ट्स में भी लिख देते हैं कि देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फोरकास्टर्स, वंस हु डोंट नो एंड वंस हु डोंट नो एंड वंस हु डोंट नो एंड वंस हु डोंट नो दैट दे डोंट नो। और सेल्स वाले नाराज हो जाते हैं कि ये कैसी रिपोर्ट है जिसमें इंडेक्स टारगेट नहीं है। मुझे तो एक मसला ये लगता है कि अभी देखें 40% लोग नए हैं, सही है, और आप उनको कह रहे हैं, फर्ज करें, और ये क्रिटिसिज्म नहीं है किसी के ऊपर, आई अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्री नॉर्म है टारगेट्स देना, और एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल नॉर्म है, और आपका ओपिनियन हो भी सकता है कि बाजार आपको एक लेवल पे लगती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए 40% लोग नए हैं, आप उनको 1 साल का टारगेट दे रहे हैं। वॉट हैपन्स जब वो हिट नहीं होगा? सही, तो वो लोग सोचेंगे आपने उनको मेंटली रेडी नहीं किया है कि ये स्टॉक मार्केट है, ये ऊपर नीचे होगी, इसमें बैठना है 20 साल। अगर आपने उनको रेडी किया है अगले साल ये टारगेट है, 6 महीने बाद ये टारगेट है, 3 हफ्ते बाद ये टारगेट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो फिर डिसहार्टन होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मुझे ये जिसने बताया था ना, इसने गलत बताया था, इसको तो कुछ नहीं पता। एंड टारगेट्स नहीं हिट होते हैं, टारगेट सेल्डमली हिट होते हैं। सही, किसी के भी टारगेट्स बहुत रिकरिंग बेसिस पे हिट नहीं होते, और नहीं पता होता है कि अब यहाँ से अगली मूव जो है वो ऊपर होगी या अगली मूव नीचे होगी। हमें ये पता है कि जब स्टॉक सस्ते होते हैं तो वो लेने चाहिए, और वो बढ़ जाते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक देर आर नॉट पॉकेट्स ऑफ वैल्यू यहाँ पे। लेकिन अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाजार अभी 4x हुई है और दोबारा 4x हो जाएगी, तो मुझे बाजार बहुत जल्दी 4x होती हुई नहीं लगती। इज देयर द प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो 15 का पी हो जाएगा? ऑफ कोर्स है, छोटी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन है कि इतनी एक डिजिटल टेलविंड है और नए लोग आ रहे हैं, हालात सही हो जाते हैं तो पी बहुत ऊपर रीरेट हो सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए तो। क्या अभी वापस 4 का पी होने की प्रोबेबिलिटी है? मुझे लगता है बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमेशा होती है। तो इन्वेस्ट करते हुए एवरीवन शुड बी रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस गोइंग फॉरवर्ड, और पहले से एक प्लान होना चाहिए। यूसुफ भाई, ये जो ब्रोकरेज के टारगेट्स होते हैं, इनकी कुछ बेस भी होती है। मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था जो आपने मेंशन भी किया, वैल्यूएशन वगैरह पी, तो इन्हीं की बेस पे ही वो टारगेट निकालते हैं। तो ये एक्सप्लेन करें हमारे इन्वेस्टर्स को कि किस तरह रेट्स निकालते हैं वो। देखें, जब टारगेट प्राइस आप निकालते हैं ना किसी चीज़ की, तो आप कोई वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करते हैं। आप एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल बनाते हैं, और फिर आप फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी या फ्री कैश फ्लो टू द फर्म से एक फर्म की वैल्यू निकालते हैं, उसमें से डेट माइनस करते हैं, इक्विटी की वैल्यू आ जाती है। या आप बेसिकली आप एक डीसीएफ मॉडल रन करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि भाई 2026 में ये कैश फ्लो होगा, 27 में ये कैश फ्लो होगा, 28 में ये कैश फ्लो होगा, 29 में ये कैश फ्लो होगा। 29 के बाद से जो है ये एक टर्मिनल रेट पे 3% पे या 5% से पे ग्रो करता रहेगा, और उन सारी वैल्यूज को आप डिस्काउंट बैक कर लेते हैं और आप बोलते हैं ये वैल्यू होनी चाहिए। तो ये एक एक्सेप्टेड तरीका है इसको करने का। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है? लोग बोलते हैं कि भाई पी पे, कि भाई ये पी होना चाहिए, और और उस पी के बेसिस के ऊपर कोई टारगेट निकाले था। पी पे टारगेट निकालने से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन डीसीएफ से भी तो एक तकलीफ है। डीसीएफ का अगर आपको समझ नहीं आया ना कि एनालिस्ट ने क्या किया है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को सही से यूज़ नहीं कर सकते। देखें,
जो फ्यूचर में होगा ना, वो उसको एज अ सिंगल इवेंट नहीं देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए प्रोबेबिलिटीज में, कि देर इज अ 10% चांस फॉर दिस हैपनिंग, 20% चांस फॉर दिस हैपनिंग, 30% चांस ऑफ दिस हैपनिंग। तो जब आप एक सिंगल सेट ऑफ अजम्पशंस को रख के और डिस्काउंट बैक करते हो ना, तो आपकी टारगेट प्राइस कह रही होती है कि यही चीज होगी। तो जब आप रिसर्च रिपोर्ट को देखें तो आप ये समझेंगे उसने एक सेट ऑफ अजम्पशंस लिया है, लेकिन ये सेट ऑफ अजम्पशंस जो है ना वो गलत हो सकता है, और मोस्ट लाइकली होगा। मतलब स्पेशली अगर आप कोई देखिए, फर्ट में अर्निंग्स निकालना और पावर कंपनीज में अर्निंग्स निकालना बहुत आसान होता है। आपको पता होता है कितना माल बिकेगा, आपको सीमेंट में भी करना है, आपको पता होता है कितना माल बिकेगा, किस प्राइस से बिकेगा। बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं होता है आसान। और एक्चुअली भी किसी ने अगर सीमेंट की रिपोर्ट निकाली है तो 3 साल आगे की अर्निंग हिट नहीं हो रही होती है। तो देर इज अ रेंज ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा डीसीएफ में क्या होता है कि डीसीएफ में आप बहुत ज़्यादा वैल्यू, जो फाइनल ईयर होता है ना, टर्मिनल ईयर जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू उससे लेके आते हैं। कि जो आपका फाइनल ईयर है, आप बोल रहे हो भाई ये 5 साल बाद जो है ये इतना इतना कैश फ्लो बनाएगी फॉर एवर, तो इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। और जब आप पी देख रहे होते हो ना, तो आप देख रहे होते हो आज की अर्निंग सिर्फ, एंड स्टॉक प्राइसेस आर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। तो पी पे हर चीज को प्राइस अर्निंग्स रेशो पे नहीं देख सकते हैं। उसमें ये देखना है कि बिजनेस की क्वालिटी क्या है, वो आरओई क्या बनाता है। और पी पे करना, और स्पेशली पी पे सेक्टर्स कंपेयर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया स्टॉक्स की जो वैल्यूएशंस वगैरह हैं। तो जो इंडेक्स का टारगेट निकालते हैं, वो भी वैल्यूएशन ही लेते हैं जो मार्केट की पी है? वो इंडेक्स का टारगेट निकालने के लिए ये करते हैं कि उनकी यूनिवर्स में अगर 80-90% जो है वो मार्केट कवर हो रही है, तो वो उन सबकी टारगेट प्राइसेस को लेके और फिर एक इंडेक्स टारगेट बना लेते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ स्मॉल कैप्स पे, जिस पे आपने रिपोर्ट्स भी रिलीज़ की थी, हमने बात भी की है थी। मुझे याद है आपने कश्मीर से लाइव किया था मेरे साथ एक एपिसोड, फिर स्कर्दू से, फिर एक हमने कम्युनिटी पे भी लाइव सेशन किया था। तो आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक है उस पे रिपोर्ट निकाली थी, फिर आपने पीटीसी पे भी निकाली थी रिपोर्ट, फिर सतारा केमिकल भी आपने बताया था, फिर गनी के कुछ स्टॉक्स हैं वो भी कंपनीज, उन पे भी बात की थी। सो उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। सो कैसा रहा वो सारा एक्सपीरियंस, या कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया? देखें, पीएसएक्स तो हमने 14 रुपए पे एक रिपोर्ट लिखी थी। वो आज आई थिंक द स्टॉक इज अराउंड 40 रुपीज, एंड इट इज़ प्लेइंग आउट द वे दैट इट शुड प्ले आउट। कि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, बाजार में मार्केट कैप बढ़ रही है, वॉल्यूम्स उस वक्त कम होते थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं, तो द स्टोरी सीम्स मोर और लेस इंटैक्ट। हाँ, ये जंग होने से क्या अगले 6 महीने वॉल्यूम्स कम रह सकते हैं और 6 महीने खराब रिजल्ट आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्ट टर्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 1980 में पूरी बाजार 6 अरब रुपए की थी, आप 6 अरब रुपए में पूरी बाजार खरीद सकते थे। आज 60 अरब रुपए का वॉल्यूम होता है। तो मार्केट्स बड़ी, जैसे जैसे पाकिस्तान में फाइनेंशियल मार्केट्स बड़ी होती जाएंगी और आईपीओ आते जाएंगे और लोग आते जाएंगे और ब्रोकरेजेस आते जाएंगे, तो वो उन सब ने अपना सारा काम फ्लो पीएसएक्स के थ्रू ही करना है। तो दिस एसेट विल कीप ऑन गेटिंग बिगर, दैट्स द व्यू कि भाई ये दिस विल कीप ऑन गेटिंग बिगर। और एंड इट इज प्लेइंग आउट फाइन। तो जो हम सोच रहे थे वही हो रहा है तकरीबन। अच्छा, फिर जो है वो पीटीसी के ऊपर हमने आई थिंक अक्टूबर में रिपोर्ट एक लिखी थी, तो उस वक्त द प्राइस वाज 39 आई थिंक स्टॉक। तो अभी है 54 पे है आई थिंक। तो देखे पीटीसी में ये था कि थीसिस ये है कि जिन भी मार्केट्स में कंसोलिडेशन हो जाती है वहाँ पे प्राइसिंग पावर आ जाती है। एक डिजिटल टेलमेंट वैसे ही लगती है कि भाई और यूज़र्स आ रहे हैं, और अगर स्पीड इंप्रूव हो जाती है तो यूजेज भी बहुत बढ़ जाएगा। तो वो भी देखें, थीसिस मोर और लेस इंटैक्ट है। अभी एक रिजल्ट आया था, कंबाइंड रिजल्ट, उसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था। हमें लग रहा था कि 5 अरब रुपए कमा लेंगे क्वार्टर में, उन्होंने 5 अरब नहीं, उन्होंने 3 अरब रुपए कमाए और 100 अरब रुपए की सेल की। तो अ 2% डिफरेंस इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। और जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था कि ये पता करना कि क्या पाथवे होगा एग्जैक्टली अर्निंग्स का, वो हमें नहीं पता। हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि इस साइज की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो बाकी पूरी दुनिया में कितने पैसे कमाती हैं, हमारे जैसे मुल्कों में, वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कितना होता है,
और और वहाँ पे कितने की मिल रही हैं। तो जैसे फर्ज करें अगर हम एक मेट्रिक बना लें कि जैसे हम सीमेंट में मार्केट कैप पर टन और ईवी पर टन करते हैं, तो जैसे यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप पर सब्सक्राइबर कर लें, तो आज पीटीसीएल का एक सब्सक्राइबर आपको $13.5 का मिल रहा है। और अफ्रीका में आपको सब्सक्राइबर्स जो कंसोलिडेटेड मार्केट्स हैं उनमें $60 से लेके $150 तक के मिल रहे हैं, और भारतीय एयरटेल ट्रेड है $200 सब्सक्राइबर। लेकिन इंडिया में सब्सक्राइबर $2.8 देता है, अफ्रीका में कहीं $3 देता है, कहीं $5 देता है, हमारा सब्सक्राइबर अभी $1 देता है। एंड दैट इज इम्प्रूविंग। तो आप प्राइसेस में भी नोटिस कर रहे होंगे वो प्राइस बढ़ रही हैं। अगर इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है तो वहाँ भी एक टेलविंड है। ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद इन चीज़ों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, और सोचें इनके ऊपर। दूसरा देखें, कुछ रिस्क भी हैं। देखें, स्पीड बहुत बुरी है इस वक्त। यूजर्स माइट शिफ्ट फ्रॉम टेलेनॉर एंड यूफोन जब तक ये स्पीड नहीं इम्प्रूव हो जाती। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, हमने एक खबर सुनी उस दिन कि एक अखबार में खबर लगी कि जो एहतसलात है वो पाकिस्तान से एग्जिट करने का सोच रहा है। तो देखें, वैसे तो कोई इतना बड़ा ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि एहतसलात ने $2.6 बिलियन की वैल्यूएशन पे अपना स्टेक खरीदा था, जिसमें से 1.8 बिलियन पे किए थे, 800 उन्होंने पे करने हैं। वो $1.8 बिलियन का स्टेक आज $250 मिलियन का है। ये $250 में ये स्टेक कोई भी ले लेगा। मतलब सऊदी टेलीकॉम कंपनी मेरा ख्याल है 3-4 बिलियन डॉलर कमाती है, और MTN नाइजीरिया क्वार्टर के 250 मिलियन कमाता है। तो ये तो ग्रुप, कोई भी ग्लोबल ग्रुप बहुत आसानी से जो प्राइस है आज उसके ऊपर खरीद सकता है। और कंपनी ने रिफ्यूट किया, कंपनी ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कंपनी ने साथ में ये भी कहा है कि ये शेयर होल्डर्स का डिसीजन होगा। तो तो ये रिस्क भी है। फिर एग्जीक्यूशन का रिस्क है, भाई नेटवर्क नहीं सही कर पाए, आरपू नहीं बढ़ा पाए, प्राइस बढ़ाने आए तो गवर्नमेंट आ गई कि नहीं बढ़ाओ। अभी तक यही लगता है कि आईटी मिनिस्ट्री भी और सीसीपी भी और टेलीकॉम कंपनीज भी और एवरीवन इज इन एग्रीमेंट कि आरपू इज टू लो और उसको बढ़ाना है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइस इंक्रीजेस भी हो रहे हैं। और जितना नेटवर्क पे इस वक्त अभी पैसे खर्च करने हैं, उससे भी यही लग रहा है कि प्राइस वॉर नहीं स्टार्ट हो जाएगी टेलकोस की, स्पेशली जब 5 प्लेयर से पहले 4 और फिर 3 अब प्लेयर्स हो गए। तो इसका थीसिस भी इंटैक्ट है। सही है, फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। जो जो हाँ, फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स हैव बीन डिसअपॉइंटिंग, स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, बट 2% का फर्क इज नथिंग। एंड आगे स्टोरी इंटैक्ट है। हर ₹100 आरपू बढ़ने से ₹10 अर्निंग ऐड हो जाती है। फिर अभी एक एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई थी, तो उसमें भी एक डिस्कशन हुआ कि कितनी कॉस्ट गिर सकती है दोनों नेटवर्क्स जोड़ने से। तो लेकिन टेलीकॉम कंपनीज में क्या होता है कि नॉर्मली जो सबसे छोटा प्लेयर होता है वो डाई आउट हो जाता है, क्योंकि सबको नेटवर्क पे कॉस्ट सबकी उतनी ही लग रही होती है। एडमिन, सेल्स, मार्केटिंग, सब खर्चा उतना ही होता है, और उसके बाद यूज़र और रेवेन्यू कम होता है। तो अब जो है वो दो नेटवर्क्स कंबाइन हो गए, तो बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे। यूफोन कोई इन्होंने कंपटीशन कमीशन की एक रिपोर्ट अपलोड हुई है वेबसाइट पे, और उन्होंने उसके अंदर पीटीसीएल के लॉयर्स ने कहा है कि हम कोई 7,000 टावर जो है वो डिसमेंटल कर देंगे। तो जिस जगह पे फर्ज करें यूफोन टेलीनॉर के दोनों के टावर्स लगे हुए हैं, तो एक टावर उसमें से डिसमेंटल हो सकता है, इक्विपमेंट दूसरे पे लग सकता है, तो स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड चाहे इस पूरी इंटीग्रेशन के बाद स्पीड तो बढ़ जाएगी, और और खर्चा बहुत कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 2.5 से 3 लाख रुपए एक टावर पे खर्चा होता है, और जो है वो 7,000 टावर डिसमेंटल करने हैं। तो ये कोई 21 से 25 अरब रुपए साल के इनको ये बच जाएंगे। फिर ज़ाहिर है मार्केटिंग का खर्चा कम होगा, सेल्स का खर्चा कम होगा। आप अभी हर चीज़ के आपके 2 चैनल्स हैं वो एक हो जाएंगे, तो आपके एक्सपेंसेस बहुत गिर जाएंगे। तो दिस थीसिस इज ऑल्सो इंटैक्ट। सितारा केमिकल्स बहुत ही फनी था खिजर भाई। सितारा केमिकल्स बहुत ही फनी था। स्टॉक 300 से 800 900 हो गया, और वो पावर प्लांट अब ऑनलाइन आया, स्टॉक कब से 800 हो गया था। तो हुआ ये है कि हमने इस बेसिस पे लिया था कि ये कोल का पावर प्लांट ऑनलाइन, या इस बेसिस पे दिलाया था कि कोल का पावर प्लांट ऑनलाइन हो जाएगा। पावर प्लांट ऑनलाइन आने से बहुत ही पहले जो है वो स्टॉक रैली कर गया, तो दैट वर्कड आउट वेल। गनी की कंपनीज भी वर्कड आउट वेल। GCIL ₹10 था, ₹30 हो गया। बट ये तो पूरी मार्केट में बहुत जगह पे हुआ है कि बहुत सारे स्टॉक्स पड़ गए हैं। अभी आप कौन से सेक्टर्स देख रहे हैं जिनके लिए अभी भी देयर इज़ अ टेलविंड, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हेडविंड्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में उनके लिए? देखा, आई डोंट नो कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, अभी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। बट हमें एज अ हाउस जो है ये डिजिटल टेलमेंट वाले वाले दोनों कंपनीज जो हमने रिपोर्ट्स लिखी हैं वो अच्छी लगती हैं। तो वी लाइक PSX ऑल्सो एंड वी लाइक PTC ऑल्सो।
वी कैन हैव पर्सनल पोजीशंस आल्सो इन दिस, ये भी डिस्क्लोज कर दूं मैं तो। uh, तो देखें, ये दो अच्छे लगते हैं। इनमें शॉर्ट टर्म शायद कोई हेडविंड आ सकती है कि पीएसएक्स में वॉल्यूम्स ना हो, या पीटीसी में जिस वक्त ये इंटीग्रेशन चल रही हो उस वक्त कोई मेस हो, तो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छे प्लेस लगते हैं कि यहाँ से ये बहुत बहुत बढ़ सकते हैं और बहुत बहुत बड़ी कंपनीज बन सकते हैं। कोई और भी हीरे निकाले हैं आपने कि नहीं? खिजर भाई कर रहे होते हैं काम कॉन्स्टेंटली, और मतलब आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रिपोर्ट, तो वो उस पर भी करेंगे पॉडकास्ट। तो देखिए, अभी इस वक्त फर्टिलाइजर में एक प्रॉब्लम हुआ है कि ओवर सप्लाई है, सही है। ऑटोज में इस वक्त ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो अगली ऑटो पॉलिसी आनी है उसमें लग रहा है कि जैसे ऑटो पार्ट्स वालों को हेल्प करेंगे। स्टील में ओवर सप्लाई है और स्मगलिंग के इश्यूज हैं। फर्टिलाइजर हमारी बात हो गई। ऑयल एंड गैस में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सही है। जैसे ऑयल एंड गैस में अभी एक तो इस वक्त टेम्परेरीली प्राइस भी ऊपर है, होपफुली टेम्परेरी, और फिर आगे रेकोडिक का भी प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ऑयल एंड गैस में एक टेलविंड है कि भाई आगे एक पूरा माइनिंग का सेक्टर रखा हुआ है जिसके अंदर पैसे एलोकेट हो सकते हैं। फिर एंग्रो ने जो टावर्स खरीदे हैं जैस के, वो भी ये डिजिटल टेलविंड का ही पार्ट है। और इसको भी देखना चाहिए, इसको भी समझना चाहिए कि एंग्रो में क्या हो सकता है, क्योंकि ये टावर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैव डन रियली वेल ग्लोबली। क्योंकि आप करते ये हो कि आप एक टावर पे जब 2 या 3 लोग ले आते हो तो आपका खर्चा नहीं बढ़ता है, बट आपका हर और टेल्को को ऐड करने से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। उनको भी सस्ता पड़ता है और आपके भी पैसे बनते हैं। तो वहाँ पे एक ये चीज़ देख लेनी चाहिए। ट्रक्स का सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम ज़ाहिर है ये है कि अगर डीजल सेल गिर रही है और अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई है तो हो सकता है कि एक टेम्परेरी पीरियड के लिए ट्रक सेल स्लो डाउन हो जाए, वरना जीएचएनआई टाइप चीज़ें बहुत हाई आरओई बनाती हैं। हमने रिपोर्ट भी लिखी हुई है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बहुत ज़्यादा है, प्राइस अर्निंग्स भी बहुत सस्ता है। लेकिन स्टॉक सस्ता इसलिए भी है क्योंकि अभी एक शॉर्ट टर्म एक हेडविंड नज़र आ रही है। लेकिन किसी वक्त बहुत अच्छा चांस भी मिल सकता है स्टॉक खरीदने के लिए। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म मुझे बहुत अच्छा बिजनेस लगता है। बट ज़ाहिर है ये भी उसके अंदर समझना है कि वो सिक्लिकल काफ़ी होता है, तो वो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी जो है वो बहुत नीचे आ जाएगा। बट उसकी साइकिल को समझ के और फिर इन्वेस्ट करना चाहिए उसके अंदर। और बैंकिंग को कैसा देख रहे हैं? सिमट को कैसा देख रहे हैं? देखिए, सीमेंट्स में कंसोलिडेशन हो रही है सेक्टर में, और एक एक करके प्लेयर्स जा रहे हैं और दूसरे प्लेयर्स उनको अक्वायर कर रहे हैं। वो जनरली प्राइसिंग डिसिप्लिन को इम्प्रूव करता है। प्रॉब्लम है इस वक्त ये है कि अफगानिस्तान की डिमांड चली गई है, और दूसरा जो है वो कोई बहुत बड़ा चेंज इन अर्निंग्स इस वक्त नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डिमांड ग्रोथ होती हुई नहीं लग रही है इस वक्त। डिमांड ग्रोथ इवेंचुअली आ जाएगी। कैपेक्स हैवी बिजनेस है, सही लगते हैं, मतलब दे नॉट ट्रेडिंग एट प्राइसेस जिन पे कोई बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बन सके। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक पोर्शन रखेंगे सीमेंट्स में हमेशा। और बैंकिंग? देखिए, बैंक्स भी सही लगते हैं। बैंक्स भी जो है वो फॉर द लॉन्ग टर्म अच्छे सॉलिड बैंक्स जो है वो हाई आरओई वाले पिक करने चाहिए, जिसमें आप मीज़ान देख सकते हैं, आप दूसरे बैंक्स देख सकते हैं। बैंकिंग में भी ज़ाहिर है ये देखना ज़रूरी है कि कौन फ़ी इनकम किसकी ग्रो हो सकती है, कौन प्राइस टू बुक पे सस्ता मिल रहा है, आरओई को बढ़ा सकता है, करंट अकाउंट ज़्यादा किधर जा रहे हैं। जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो आपको स्पेसिफिकली जो है वो एक लिस्ट आपके हिसाब से बना के दे सकता है। बट बैंक्स भी सही लगते हैं। बैंक्स भी जो है वो बैंक्स में ज़ाहिर है डिजिटल वाली साइड को थोड़ा देखना पड़ेगा, कौन ऐप बहुत अच्छी कर सकेगा। क्रेडिट कार्ड की फीस पे बहुत पैसे बनेंगे, तो किसके कार्ड्स लॉन्च हो रहे हैं, कौन अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और कुछ देर पहले ये फार्मा ने बड़ी धूम मचाई हुई थी, कुछ नई कंपनीज थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सो अभी इसको आपने रिव्यू किया फार्मा को? सर भाई, मेरी बहुत अच्छी फार्मा की समझ नहीं है। जो मुझे एक चीज़ अभी पता है वो ये है कि अभी तो एपीआई प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं और पास ऑन नहीं हुआ है। बट है वही कि मेरी बहुत अच्छी समझ नहीं है, तो मैं कोई चीज़ बोल दूं और फिर वो डजंट प्ले आउट उस तरीके से। वैसे तो मैंने जो भी बोला है मुझे नहीं पता प्ले आउट होगा या नहीं होगा। बहुत ही मुश्किल होता है बताना कि आगे क्या होगा। चलें उस पे शुगर पे बताएं। मुस्तफ़ा भाई कह रहे थे कि यू हैव डन ग्रेट वर्क इन शुगर सेक्टर। अभी अगले हफ्ते या उससे आगे सुलेमान मानिया के साथ मैं करूंगा पॉडकास्ट, शुगर सेक्टर को हम डी कोड करेंगे। बट आपका क्या व्यू है शुगर सेक्टर पे? देखिए, मेरा व्यू ये है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम शुगर सेक्टर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देता है।
इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड कि कोई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहे, अनलेस कोई किसी स्पेसिफिक कंपनी में कोई बहुत बड़ी स्टोरी समझ में आ गई है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, जिसमें पॉलिटिक्स की वजह से बिजनेस बहुत दफ़ा ख़राब हो जाता है। मिलें लीगल तरीके से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनाती हैं, और 80 मिले हैं तो ना प्राइसिंग पावर है, ना प्रोक्योरमेंट वाले टाइम के ऊपर कोई पावर है। हो ये गया था पिछले साल नॉर्थ की मिल्स ने कुछ पैसे बनाए, और उसकी वजह ये थी कि साउथ में जो है वो कम गन्ना उगा था और रिकवरी कम थी और कुछ क्रॉप खराब हुई थी, तो उसकी वजह से हुआ ये कि नॉर्थ में गन्ना सस्ता था और साउथ में शॉर्टेज थी तो गन्ना महंगा हो गया था। तो हुआ ये कि नॉर्थ वालों को, और साउथ में रिकवरी भी नहीं थी लास्ट ईयर, तो नॉर्थ वालों को लास्ट ईयर एक एडवांटेज मिल गया था। अभी इस वक्त आज एक करंट सिचुएशन ये है कि तकरीबन कुछ 7.5 मिलियन टन प्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें से जो जिसका मतलब है कि 1-1.5 मिलियन टन की ओवर सप्लाई है इस साल। तो अगर 1-1.5 मिलियन टन की ओवर सप्लाई है, गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सपोर्ट अलाउ की नहीं है। लंदन शुगर की प्राइस भी 430-20 डॉलर है, तो कोई बहुत अच्छी प्राइस नहीं है। तो इस वक्त जब तक कोई स्पेसिफिक चीज़ में आपको कुछ स्पेसिफिक पता ना हो, कोई कोई एक स्पेसिफिक कंपनी में कोई चीज़ हो रही हो, तो उस वक्त तक कोई मतलब सेक्टर बुल रन नहीं लग रहा है, प्राइस पे प्रेशर है। एक्सपोर्ट हो जाता है पूरा माल, थोड़ी सी प्राइस स्टेबल हो जाती है तो सही है, वरना लोकल प्राइस चीनी की गिरती रहेगी अगर एक्सपोर्ट अलाउ नहीं हुई। वो इस वक्त सेक्टर पे प्रेशर है। और दूसरा ज़ाहिर है सेक्टर के अंदर ये हुआ है कि सेक्टर के अंदर डीरेगुलेशन हुई है। ये फार्मा टाइप डीरेगुलेशन नहीं है। फार्मा में जब डीरेगुलेशन हुई थी तो आप प्राइस बढ़ा सकते थे और आपके पास प्राइसिंग पावर आ गई थी। यहाँ पे जो शुगर मिल्स होती हैं उनके पास कोई बहुत प्राइसिंग पावर दोनों तरफ नहीं होती है। हाँ सही है, बहुत ज़्यादा आपके इलाके में ओवर सप्लाई है तो आप फार्मर को कम पैसे दे दोगे, लेकिन चीनी की प्राइस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप डीरेगुलेट हो भी जाओ और आप प्राइस अपनी मर्जी से रख भी सको, तो आपको कोई 1 रुपया भी आपकी मार्केट की मर्जी के बगैर आप 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते एक्चुअल शॉर्टेजेस में ही। तो अभी इस साल तो ओवर सप्लाई है, तो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर, बट मैं अब उस तरह नहीं देख रहा जैसे मैं पहले देखता था। सेक्टर के अंदर कभी कभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, चीज़ें 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाती हैं, और प्रॉब्लम ज़ाहिर है यही है कि देर वेरी लिक्विड, एंड गवर्नेंस हैज़ नाउ इम्प्रूव्ड ज़ाहिर है, क्योंकि एक तो एनालिस्ट ब्रीफिंग्स हो रही हैं, फिर थोड़ा एफबीआर भी बहुत ज़्यादा देख रहा है, तो गवर्नेंस हैज़ इम्प्रूव, बट दिस इज जनरली अ टफ बिजनेस। जैसे हम बोल रहे हैं ना, पीटीसीएल और पीएसएक्स के पास प्राइसिंग पावर है कि पीटीसी का यूफोन, टेलीनॉर, जैज, सॉन्ग जब दिल कर रहा है प्राइस बढ़ा रहे हैं, सही है, एंड दैट प्राइसिंग पावर हैज कम बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर। पीएसएक्स आल्सो हैज प्राइसिंग पावर, फीस बढ़ती रहती है, मतलब हर मंदी में जब भी देयर इज अ मार्केट क्रैश तो पीएसएक्स आके अपनी फीस बढ़ाता है और अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करता है, और फिर अगले पूरे साइकिल वो प्राइस ऊपर रहती है, और पूरी दुनिया में यही होता है। इसीलिए रेगुलेटर आके बार बार पीएसएक्स को एसईसी भी रोकता है कि आप ये फीस नहीं बढ़ा सकते, आप वो फीस नहीं बढ़ा सकते। लेकिन फीस लॉन्ग टर्म किसी वक्त मौका देख के बोर्ड और मैनेजमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे। और टेलकोज में भी यही लगता है कि टेलकोज में होगा ये कि एक तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि हम आज 9.7 GB पर सब्सक्राइबर पे हैं, वो इजिप्ट में 15 हो गया है, इंडिया में मेरा ख्याल है 28 या 32 GB पर सब्सक्राइबर यूज़ होता है। तो इंडिया तो पूरा इंटरनेट पे लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ भी ये हो सकता है, बट दैट विल हैपन वन स्पीड्स इंप्रूव। अभी तो चलता ही नहीं है, तो अभी तो किसी नेटवर्क का भी नहीं चलता। यूसुफ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डेडिकेट टू ये जो 40% नए इन्वेस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि इनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं होगी। सो क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? अगर मैं उन 40% में से हूँ, या मैंने इस रैली को 24 या 5 में ज्वाइन किया था, सो व्हाट शुड आई डू? हाउ शुड आई बिहेव? हाउ शुड आई मैनेज माय पोर्टफोलियो? सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस? पहली चीज़ तो देखें ये है कि पहले तो ये देख लें कि आपको इन्वेस्टेड भी होना चाहिए या नहीं, सही है। पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी एसेट एलोकेशन सही है या नहीं। आ, आपकी एज के हिसाब से अगर देखें, पहले तो इसके अंदर ये जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं ना, इसमें मतलब 25,000 अकाउंट खुले हैं, उसमें से 10,000 लोग 30 साल से छोटे हैं, तो उसमें अगर आप 25 से छोटे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आओ 2 लाख 5 लाख 10 लाख डालो, पैसे बनाओ उड़ाओ, यू विल लर्न समथिंग। बट जैसे आप बट आपको हर ट्रेड के बाद, हर चीज़ के बाद आपको लिखना है कि ये मैं क्यों ले रहा हूँ, और आपको फिर जब आप बेच दो तो आपको लिखना है कि आपने ये क्यों बेचा। इफ़ यू मेड मनी यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई यू मेड मनी, एंड इफ यू लूज मनी यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई यू लूज मनी, एंड यू विल वेस्ट द फर्स्ट 1 2 3 इयर्स डूइंग दिस। मेरे भी पहले 2 साल ज़ाया हुए थे, मार्केट ऊपर थी,
बट दिस इज 2010 टू 2012। सही है, तो पहले 2 साल, इफ यू आर 22 ईयर्स ओल्ड, इट डजेंट मैटर। अगर आप 25 से ऊपर हो और अब आप अपनी जॉब में एक लेवल पे हो जहाँ, और अब आप सीरियसली सोचना शुरू कर रहे हो, तो अगर आप नहीं देख सकते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड्स के लिए ऑप्ट करो, या आप ईटीएफ्स के लिए ऑप्ट करो। म्यूचुअल फंड्स आपको 8-10 फंड मिलेंगे जिन्होंने पिछले 3 साल में भी बीट किया। मार्केट सब 300%, बट म्यूचुअल फंड्स ने बीट किया। पिछले 1 साल में भी आप देखेंगे तो लास्ट 365 डेज भी मेरा ख्याल है कन्वेंशनल कोई 18 फंड्स ने मार्केट को बीट किया। तो दैट इज़ वेरी गुड परफॉर्मेंस फॉर, सही है, आई डोंट लाइक कि वो 3% चार्ज करते हैं, बट इन्वेस्ट ना करने से बहुत बेहतर है कि आप इन्वेस्ट करो और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से करो, और आप ये डिसाइड कर लो आप कितने फिक्स्ड इनकम में डालोगे और आप कितने इक्विटी में डालोगे। हमेशा एक फिक्स्ड इनकम पोर्शन रखना चाहिए। ये इन्वेस्टिंग 1 साल के टारगेट से नहीं करनी चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के टारगेट से करनी चाहिए। कोई पैसे आपको साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम में रखें, क्योंकि आपको पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी नहीं पता कि जो है वो मार्केट साल 2 साल बाद किधर होगी। अच्छा, जो मैं आपको कह रहा था ना कि मैं आपकी नहीं मान रहा कि ये रेंट सीकिंग वाला टूल है, और वो सही है, पाकिस्तान में मूवमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन आप इंडियन मार्केट भी देखेंगे तो यू विल सी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम जिसके अंदर मार्केट हैज गॉन नो वेयर फॉर ईयर्स। मतलब 5 साल कुछ नहीं हुआ, 7 साल कुछ नहीं हुआ, तो ये सारी मार्केट्स में होता है कि मार्केट 5 साल कहीं नहीं गई, मार्केट 7 साल कहीं नहीं गई। जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा है 25 साल का है आज, उसको तो एसआईपी करना है, उसको हर महीने कुछ पैसे पहले सेव करने हैं, फिर अपना खर्चा स्टार्ट करना है, कुछ पैसे फिक्स इनकम में डालने हैं, कुछ पैसे इक्विटी में डालने हैं। अगर आपकी उम्र कम है तो आप इक्विटी में ज़्यादा डाल सकते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो आप फिक्स्ड इनकम ज़्यादा करें। अगर आपको साल बाद पैसे चाहिए होंगे तो वो पैसे आप अलग करके फिक्स्ड इनकम में रखें, उससे आप इक्विटी में ना पैसे डालें अगर आपको साल बाद पैसे चाहिए। अ, तो देखिए मेजरली तो यही है कि आप, अच्छा, और फिर दूसरा ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि 1 साल के टारगेट ना बनाए, और हर सिचुएशन के लिए रेडी रहें। मतलब आपके सारे पैसे स्टॉक्स में नहीं होने चाहिए अगर आपको 6 महीने बाद पैसे चाहिए होंगे अपने किसी पर्सनल काम के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये एक लंबी स्टोरी है। अच्छा, फिर वो लोग आ जाते हैं जो जो अपनी स्टॉक पिकिंग करते हैं। तो देखिए, जो अपनी स्टॉक पिकिंग करते हैं वो, ये बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन वाला काम है, और वही लोग करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक है और जो बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर। तो अगर अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो फिर तो यू नीड टू वॉच वीडियोज, एंड यू नीड टू रीड बुक्स, एंड यू नीड टू गो थ्रू कंपनीज, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकिल। अगर आपको 1.5 साल 2 साल हुआ है तो ये तो स्किल सेट बनते बनते 10 साल होता रहेगा, बस आपको हार नहीं माननी है। आपके होंगे बड़े बड़े लॉसेस भी होंगे, आपके बड़े बड़े गेन्स भी होंगे। आपको ये भी समझना है कि अगर कोई बहुत बड़ा गेन बन गया है तो उसमें भी बहुत लक शामिल है, और अगर कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है तो उसमें भी बहुत लक शामिल है, और उससे सीखें कि ये क्यों हुआ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पैसे बने किसी चीज़ में तो क्यों बने, और लॉस हुआ तो किसी चीज़ में बने। और ये आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती रहती है, और आप फाइनेंशियल्स देखें, और आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ें, और आप एनालिस्ट ब्रीफिंग सुने, जब अगले क्वार्टर का रिजल्ट आए तो आप वो रिजल्ट देखें। तो बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है पोर्टफोलियोज बनाने के लिए। आप सिर्फ ब्रोकर के कहने पे या किसी एडवाइज़र के कहने पे भी सिर्फ ना करें, और खुद भी मेहनत करें। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, दैट्स द सेफर रूट, कि भाई आपने अपना पूरा टाइम डेडिकेट किया अपने काम पे, जो सेविंग की वो आपने किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू कर ली। यूसुफ भाई, आप ससुराल जाते हैं पार्टी पे और वहाँ आपको एक मिलते हैं जानने वाले रिलेटिव, तो वो कहते हैं कि मेरे पास यार 10-20 लाख है, अभी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैंने इन्वेस्ट करना है। सो कहाँ इन्वेस्ट करवाएंगे अभी? तो देखिए, मैं तो जो है वो यही कहूँगा कि अगर किसी के पास 10-20 लाख रुपए हैं, तो देखें, पहले तो आपको अपनी एज और रिस्क प्रोफाइल देखनी है। सही है, फिर आपको देखना है कि ये कितना लंबे अरसे के लिए आपको पैसे चाहिए। फिर आपको ये सोचना है आप इसके अंदर हर महीने ऐड करेंगे आगे या नहीं करेंगे, और आप मेंटली कितने रेडी हैं शॉक्स के लिए, और इसके हिसाब से आप एक फिक्स्ड इनकम और एक इक्विटी का पोर्शन रेडी करेंगे और आप म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। तो अगर ससुराल से मेरे कोई पूछेगा तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा कि वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करे, अनलेस वो टाइम डेडिकेट कर सकता हो टू अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली क्या करना है। और अगर आपका 20 साल का व्यू है तो आप इक्विटीज़ में डाल दें, अगर आपको आगे ऐड करते जाना है तो आप ऐड करते जाएं। अगर आप वॉलेटिलिटी से तंग होंगे तो आप सारे पैसे एक साथ ना डालें, फिर आप अगले 6 महीने में 3-3 लाख रुपए करके डाल दें। अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लगता है कि भाई फ़र्ज़ करेंगे जंग और ख़राब हो गई तो अगले महीने नीचे आ गई, तो उस अगले महीने भी आपने 3 लाख रुपए डाल दिए और आपने फिर 3 लाख रुपए डाल दिए,
और उस टाइम तक वो पैसे फिक्स्ड इनकम में रखे रहें। तो माय सजेशन वुड बी फॉर समवन हु डज नॉट वांट टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व टू यूज म्यूचुअल फंड। अच्छा रिटर्न बनता है। ईटीएफ्स भी यूज कर सकते हैं, सही। आई अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड की कॉस्ट ज़्यादा है। अभी नीचे कमेंट्स आएंगे मैं ईटीएफ क्यों ना ले लूँ, तो भाई ईटीएफ भी सेम सेम बात है, लेकिन इन्वेस्ट करना विल बी बेटर देन इन्वेस्ट ना करना। और इसको एक एक जिंदगी का पार्ट बनाना है, नॉट कह के मैंने अभी इन्वेस्ट कर दिया। और जो भी लोग इन 2 लाख में से आए हैं कि हम जल्दी से पैसे बना लेंगे, वो इट इज़ नॉट गोइंग टू, अल्लाह करे कुछ भी बुरा नहीं हो, बट इट डज नॉट एंड वेल जब आप जल्दी करते हो स्टॉक मार्केट में। सो इसीलिए यूसुफ भाई पोर्टफोलियो 360 डॉट ऐप जो मैंने बनाई है उस पे मैंने पोर्टफोलियो 360 को यूज़ करें। और उस पे मैंने शो किया है स्टैटिक, उस पे डाटा पॉइंट्स शो करवाए हैं कि आपको डाइवर्सिफाई करना है। इट्स नॉट इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट ओनली स्टॉक मार्केट। तो जो उस पे डैशबोर्ड बनाया वो मैं एक डायनामिक भी बना सकता था कि आप क्लिक करें और वो एसेट आ जाए, बट आई ट्राई टू पुट ऑल द एसेट्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए, म्यूचुअल फंड में भी करें, आप उसमें क्रिप्टो में, इसमें कमोडिटीज़ में करें, आपके पास कैश के सेविंग सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, आपके पास रियल स्टेट भी होनी चाहिए, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। और फिर इवन के मेरा ख्याल है स्टॉक्स में भी मल्टी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ़ यू आर एन ओवरसीज़, आप यूएस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैंने इस चीज़ को इंजॉय किया है कि अगर पाकिस्तान की मार्केट नीचे जा रही है, यूएस की ऊपर जा रही है, सो इट गिव्स मी लाइक रिलीफ। परेशान नहीं होता बंदा, टेंशन नहीं लेता। अच्छा, यही जो पाकिस्तान में पीटीसीएल की स्टोरी है ना, ये आप नैस्डैक पे वियॉन लेके भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन वियॉन की मेरी उतनी समझ नहीं है, क्योंकि वियॉन ऑल्सो एज अ कजाकिस्तान बिजनेस एंड अ बांग्लादेश बिजनेस एंड अ यूक्रेन बिजनेस। बांग्लादेश में अभी कंसोलिडेशन नहीं हुई है, यूक्रेन में जंग चल रही है, लेकिन पाकिस्तान बिजनेस इज डूइंग रियली वेल। तो उसको वहाँ भी देखा जा सकता है। अर्जेंटीना में एक और कंपनी में कंसोलिडेशन हुई है, उसकी मेरी वियॉन जितनी समझ भी नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन हो रही है, स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और अर्निंग्स आर इम्प्रूविंग। उस कंपनी का नाम है टियो। तो ये अर्जेंटीना की टेलीकॉम कंपनी है। वो उसके लिए भी पूरा अर्जेंटीना समझना पड़ेगा और सब करना पड़ेगा, बट येस, अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। अच्छा खैर भाई, एक और चीज़ देखिए, ये जो हम अभी जनरली चीज़ बोल रहे हैं ना कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए और सब करना चाहिए, फॉर द जनरल पब्लिक दिस इज ट्रू। अगर आपको इन्वेस्टिंग आती है तो इन 2 लाख में से कोई 225 साल के या 22 साल के लोग ऐसे भी निकलेंगे जो 5 स्टॉक ले लेके और हर साल 50-50% रिटर्न भी बनाएंगे और अगले 15 साल बनाएंगे। उनके लिए शायद ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, लेकिन अपने आप को सोच लेना कि मैं ये कर लूंगा इज अ वेरी एरोगेंट थिंग टू थिंक। सही है, और आपकी बहुत पिटाई भी होगी और द मार्केट विल हम्बल यू ऑल्सो। सो सम पीपल दिस माइट नॉट बी द बेस्ट एडवाइस। यूसुफ भाई, अगर कोई स्टॉक में भी जाना चाहता है, डायरेक्टली जाना चाहिए सीखने के लिए, सो कौन से ऐसे कोई सेफ कंपनीज होंगी जो वो ले ले और प्ले भी करे, सीखे भी, रिपोर्ट्स भी पढ़े, ट्रेड भी करे, बाय सेल भी करे, खून गरमाए अपना। सो कुछ ऐसी कंपनी बता दें 5-6 जो। जैसे भाई बताई हैं थोड़ी कंपनीज आज की ही पॉडकास्ट में, बट वो अकाउंट खोलें, डिस्कस करें अपने एडवाइजर से। अगर लगता है अच्छा तो चेज में खोलें, हमसे बात करें, और एक पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल पोर्टफोलियोज होते नहीं है ना। समबडी इज 20 ईयर्स ओल्ड तो वो उसको एफएफसी लेना नहीं रेकमेंड करेंगे। बिल्कुल, चेज़ में अकाउंट खोलें और आपको ऐप की कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, ऐप्स बहुत आ रही हैं, ऐप्स बहुत इंशाल्लाह। आ रही हैं, और चेज की एक्चुअली मुझे नहीं पता आपने फिनालिसिस वाली ऐप देखी है या नहीं देखी है। वो ऐप बहुत अच्छी बन गई है। अच्छा, मैंने नहीं देखी। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप डाउनलोड करें, बहुत अच्छी ऐप है। अच्छा, स्टॉक्स में, कंपनीज़ में आपने स्मॉल कैप्स काफ़ी बताई हैं, अगर कुछ ब्लू चिप बता दें, सेफ़ हैं। आई ऑलवेज़ प्ले ब्लू चिप। ऑयल एंड गैस कंपनीज में कोई इस वक्त प्रॉब्लम नहीं लगता है ओजीडीसी पीपीएल में। पीटीसीएल पीएसएक्स आई वुड कंसिडर देम लार्ज ब्लू चिप्स, नॉट पीटीसी में भी, क्योंकि उसका अभी अभी वो उतना स्टेबल नहीं हुआ है, बट पीएसएक्स तो इज ब्लू चिप। सो आपने जो सेक्टर बताए थे उसमें ईएनपी अच्छा लगा है। जो ये ऑयल चेन है उसमें मे बी रिफाइनरीज हो जाएं। देखिए, रिफाइनरीज में प्रॉब्लम वही है कि रिफाइनरीज में जिस वक्त ये रिवर्स होगा ना, और मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए होती है, और आई थिंक क्लाइंट्स भी जो है ना, वो बहुत सारे ये नहीं चाह रहे होते कि फिर आप रोज देखो कि ऑयल में क्या हो रहा है। और आप चाहते हो कि जब जागो तब सवेरा हो ना, कि मतलब आपको रोज अगर आपको स्ट्रेस आउट होना पड़ रहा है ना, कुछ लोगों को मजा आता है ये करने में, तो जिसको मजा आता है उसको करना चाहिए रिफाइनरीज में काम, और उसको स्पिनिंग में भी काम करना चाहिए, क्योंकि अभी टेक्सटाइल का भी इन्वेंट्री गेन आएगा नेक्स्ट क्वार्टर।
तो उनको करना चाहिए ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून में रहूँ, क्लाइंट सुकून में रहें। मेरे दोस्त हैं दुबई में और हम दोनों यूएस मार्केट में ट्रेड भी करते हैं। तो वो अर्निंग्स से पहले बाय करता है। अर्निंग्स पढ़ के ना रिपोर्ट्स के इसकी, क्योंकि खुद सीएफओ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो अर्निंग से पहले लेते हैं। अर्निंग के रिजल्ट के बाद, अर्निंग के कॉल के बाद स्टॉक या 10% ऊपर जाता है या 10% नीचे। तो मैं उन्हें कहता हूँ तुम्हें ना सांप लड़वाने का शौक है। वो कोई शौकिया नहीं पॉइजन करवाते, तो मैं उन्हें वो कहता हूँ। तो कुछ लोगों को मजा भी आता है ट्रेड करने में। तो देखिए जिसको मजा आता है वो करे, वरना देखें दिस इज नॉट अ, मतलब ये बहुत ज्यादा सेक्टर स्विचिंग और सब करना ना, दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे टू लिव योर लाइफ, दिस इज वेरी स्ट्रेसफुल। और मतलब दिस इज नॉट अ ग्रेट वे टू लिव योर लाइफ। मतलब आप चार्ली मंगर बहुत पढ़ेंगे तो वो आपको देख देख के यही लगेगा कि भाई ये जिंदगी जीने का तरीका अच्छा नहीं है। सो यूसुफ भाई, ईएनपी हो गए, बैंक्स हो गए, अगर हम सीमेंट में जाएं तो मेरा ख्याल है हमें नज़र रखनी चाहिए। अगर ये अफगान वाला बॉर्डर वाली सिचुएशन बेटर होगी, सो कौन सी कंपनीज हैं जिनको बहुत अच्छा एक फायदा मिलेगा? देखिए कोहार्ड देखना चाहिए, चिराड देखना चाहिए, फौजी देखना चाहिए। आपको अगर स्टेबल एक चीज़ चाहिए तो आप लकी को देख सकते हैं किसी भी वक्त। बस सीमेंट बहुत सस्ती नहीं है और गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च करने के लिए नहीं होंगे, तो अर्निंग्स की ग्रोथ बहुत तेज़ शायद नहीं होगी। शायद 15-15% से अर्निंग बढ़ती रहे, 10-15% से बढ़ती रहे, डिपेंडिंग ऑन डिमांड कैसी आती है। ब्लो आउट अर्निंग्स नहीं लगती कि किसी की 2 थी 6 हो जाएगी, वो स्टेज गुजर चुका है। बट हाँ, बड़े मेजर कंपनीज को देखना चाहिए। अच्छा, ये हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर होता है। इसमें डिविडेंड वाले लोग भी होते हैं। तो अभी जो इस हफ्ते मैंने ब्लॉग लिखा है, उसमें मैंने रिपोर्ट्स देखी थी आरफ हबीब की भी और एकी डे की। उनकी जो प्राइस टारगेट्स में फ़र्क बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उसमें एक कमेंट किया अपने ब्लॉग में कि अगर ब्रोकर्स को भी इतना गैप है ना इनकी वैल्यूएशंस या टारगेट्स में, इसका मतलब है कि देयर इज ह्यूज अनसर्टेनिटी इन दैट पार्ट, दैट सेक्टर। देखिए अभी इस वक्त ना असल में थोड़ी सी ओवर सप्लाई है पाकिस्तान के फर्टिलाइजर सेक्टर में, और देखते हैं वो किस तरीके से रिजॉल्व होती है। एक्सपोर्ट तो अभी नहीं इजाज़त मिलेगी जब तक ये मिडल ईस्ट का क्राइसिस नहीं ख़त्म होता, बट किसी वक्त ये रिजॉल्व हो जाएगा। बट इस वक्त एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादा माल पड़ा हुआ है और वो बिक नहीं रहा है। बट ये इवेंचुअली खुद ही ख़त्म हो जाते हैं मसले मसाइल। तो एक हल्की सी हेडविंड फर्टिलाइजर में है। चलें, इस पॉडकास्ट में मैंने आपको टोका बड़ा, आई एम सॉरी। चलें, अगर हम कंक्लूड करते हैं इसको कि एक समराइज कर दें अपनी डिस्कशन, और अगर कुछ चीज़ें मैंने आपसे नहीं पूछी तो वो ऐड कर दें। हो सकता है क्योंकि ऑडियंस तो दे लव यू और आपको सुनना चाहते थे। सो मे बी आई कुड नॉट आस्क द राइट क्वेश्चंस, या मे बी आई मिस्ड सम क्वेश्चन। सो एक तो समराइज करें अपनी डिस्कशन, और दूसरा अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दिया तो वो ऐड करते हैं, एंड देन वी कंक्लूड। खिजर भाई समरी ये है कि पॉलिसी मेकर्स के एंड से बाजार को स्टेबल रखने के लिए और इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए सही चीज़ें हो रही हैं। हम जो रिकवरी वाला फेज था इकोनॉमी की वो थोड़ा सा गुजार चुके हैं, जिसके अंदर हर क्वार्टर कोई नया स्टॉक मिलके और बढ़ जाता था, तो वो बहुत तेज़ी वाला फेज हम गुजार चुके हैं। स्टॉक मार्केट का पी जिस रेंज में होता है उसके इस वक्त कहीं बीच में है, तो ना मार्केट बहुत सस्ती है ना मार्केट बहुत महंगी है। फॉर द लॉन्ग टर्म द मार्केट लुक्स फाइन, शॉर्ट टर्म एक जंग की हेडविंड है। और हमें ये लगता है कि ये जो डिजिटल वाली टेलविंड है कुछ चीज़ों में, ये 2019 से चल रही है डिस्पाइट द इकोनॉमी नॉट डूइंग वेरी वेल। बहुत ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में, उनको ये समझना चाहिए कि उनको सीखते सीखते समझते समझते टाइम लगेगा। अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें, अगर आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टिंग करें। हर वक्त एक फिक्स्ड इनकम का पोर्शन रखें और हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई। ऑलवेज वेलकम गिजर भाई।